अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग जानते हैं कि पहले जो हमने कोर्स कंप्लीट किए उनमें से एमएस वर्ड था, एमएस पावर पॉइंट भी हमने कर लिया और एमएस एक्सेल की भी इंशाल्लाह जल्दी वीडियो आने वाली है। और अब उससे पहले एक लैब वैल्यूएशन होने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है पाइथन के कुछ बेसिक प्रोग्राम्स। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों का टेस्ट हो पाइथन का कि उसके कुछ बेसिक प्रोग्राम्स हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये वैल्यूज लें, इसको प्लस करके दिखाएं, पाइथन प्रोग्राम बनाएं, इस पर कोई एरिया फाइंड करके दिखाएं। इस तरह के मल्टीपल प्रोग्राम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम वो प्रोग्राम्स करेंगे और उनको मैं समझाऊंगा कि कौन सी वैल्यू कैसे अप्लाई हुई है, कौन सा फार्मूला लगा है, कंप्यूटर को क्या चीज, किस स्टेटमेंट से कौन सी चीज समझ आई है और ये किस तरह से हुआ है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है गूगल कोलैब। ओके, तो पहले मैं वैसे सर्च करके दिखा देता हूं, गूगल कोलैब। ओके, यहाँ पर स्टार्टिंग पर सी लिखा गया है मुझसे। गूगल कोलैब ये देखिए पहले नंबर पर आ चुका है। तो आपने क्या करना है कि ये जो पहले नंबर पर आ रही है ना, वेलकम टू कोलैबोरेटरी गूगल, इस वेबसाइट पे जाना है और जाते अपना जो जीमेल है उससे लॉगिन कर लेना है और आप इजीली फिर यूज कर पाएंगे। तो जैसे आप उसमें जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ओके, मैं इस पर भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखें, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो गूगल कोलैब ओपन हो जाएगी और कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। और अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो यहाँ पर तकरीबन लॉगिन का ऑप्शन होगा। तो मेरा ये लॉगिन है, तो शुरू करते हैं फिर। और इसकी जो विंडो को इतना समझने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल कोड पुट करेंगे और पाइथन का कोड पुट करेंगे और उसका एग्जीक्यूशन देखेंगे, वो साथ ही एग्जीक्यूशन दिखा देता है। तो ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है ना यहाँ पर कोड का, ठीक है, इस तरह आपके सामने जब आपका टेस्ट होगा तो आपको कहेंगे कि गूगल कोलैब में ये परफॉर्म करके दिखाओ, या कोई और भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह, तो उसमें भी सिंपल लिखा जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर कोड प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये नजर आ रही है नीचे बार, ये आपके सामने पुट होगी जैसे ही आपने इसको क्लिक किया। ठीक है, तो आपके सामने ये बार आ गई। तो ये बार आपको अलाउ करती है कि आप इसमें अब प्रोग्राम लिखें। ओके, तो अब हम एक पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको ना कुछ बातें बता देता हूँ वेरिएबल्स के बारे में, सिंटैक्स के बारे में, कि क्या चीज होती है सिंटैक्स और क्या होते हैं वेरिएबल। ओके, तो हम चलते हैं इस पेज पर। ओके, आपके सामने ये पेज नजर आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है इस हिस्से पर फोकस करें, ये वेरिएबल टाइप वाले पर। ठीक है, ये जो दो बॉक्स है ना, इस पर फोकस नहीं करना फिलहाल, आपने बाद में आता हूं उस पर। ये देखिए वेरिएबल टाइप्स नजर आ रही है। अब वेरिएबल क्या होती है, देखिए कंप्यूटर में जब कोई चीज वैल्यू स्टोर करनी है तो जाहिर सी बात है वो किसी चीज में स्टोर होगी ना। मतलब किसी जगह पर कंप्यूटर में मेमोरी के अंदर किसी जगह में किसी चीज में तो वो वैल्यू स्टोर होगी ना। तो जहां पर वो वैल्यू स्टोर होती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वेरिएबल से हमें डेफिनेशन क्या होती है इसके, वेरिएबल से क्या मुराद है, इससे मुराद है कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज हो सके उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी हम चीजें, जो वैल्यूज हम इनपुट करते हैं और जो जवाब हमें मिलते हैं वो चेंज होते रहते हैं और वो स्टोर भी होने होते हैं। तो ठीक है, तो वेरिएबल हमें हेल्प करते हैं कि वो उन वैल्यूज को कंप्यूटर में स्टोर कर सकें और जब कोई आंसर आए किसी सवाल या जवाब का तो उसका जवाब भी किसी चीज में स्टोर किया जाए, तो वो जो चीज है जिसमें वो स्टोर करना है वो भी वेरिएबल ही है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप अपनी पॉकेट समझ लें, आपकी जो पॉकेट है ना वो एक वेरिएबल है। अब आपने अपना पर्स रखना है या कोई चीज रखनी है तो जाहिर सी बात है वो रखनी पड़ेगी ना, तो आप अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। इसी तरह ये कंप्यूटर की पॉकेट समझ लें कि जिसमें हमें यूज करते हैं वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। अब वेरिएबल्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिनमें से हम चंद टाइप्स जो कि आज के लेक्चर में हमें जरूरी है, ठीक है, तो वो मैं बता देता हूं। उनमें से है सबसे पहले नंबर पर इंट। इंट क्या चीज है, ये इंट एक शॉर्ट फॉर्म है, ये एक वर्ड है जो कि रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को। ठीक है, वेरिएबल की एक टाइप है जिसका नाम है इंट, जिसे हम कहते हैं इंटीजर। इसमें किस किस्म की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, हम सिंपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सिंपल वैल्यू से मुराद विदाउट एनी पॉइंट गिनती की कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इस तरह आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इंट के वेरिएबल में। ठीक है, ये बात समझ आ गई। वेरिएबल्स क्या होते हैं कि वेरिएबल हमें हेल्प करते हैं वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। कैसी वैल्यूज, जो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, नंबर्स चेंज होते रहते हैं ना, तो इसलिए हम वेरिएबल में उन्हें स्टोर करवाते हैं। तो वेरिएबल की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, जिनमें से पहली टाइप कौन सी देखी, इंट। इंट
शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर की, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंट बता रहा है कि मैं एक वेरिएबल हूं जिसमें आप इंटीजर वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यूज में आम गिनती के वर्ड जैसे कि ये आ गया, ठीक है। अब वेरिएबल की एक और फर्दर टाइप है जिसका नाम क्या है, फ्लोट। अब फ्लोट क्या करता है, अब फ्लोट पॉइंट्स की वैल्यूज को, जैसा कि 0.3, ठीक है, या 4.4 या 5.6, ठीक है, 6.6, इस तरह आप कोई भी जितनी भी पॉइंट्स वैल्यू होती है ना वो फ्लोट नाम के वेरिएबल में स्टोर होती है, ठीक है। मतलब फ्लोट टाइप का वेरिएबल यूज होता है इसके लिए। अब ये समझ आ गई कि गिनती 1 2 3 तो ठीक है इंट में स्टोर हो गया, पॉइंट वैल्यूज के लिए फ्लोट हो गया, लेकिन ये जो एबीसी होती है ये किस में स्टोर होती है, तो एबीसी के लिए भी एक वेरिएबल की टाइप है जिसको हम कहते हैं चार। अब ये चार क्या है, ये चार शॉर्ट फॉर्म है करैक्टर की, ठीक है। जो वर्ड करैक्टर नहीं होता उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज होती है। अब प्रोग्राम जब ये पाइथन वगैरह या जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी उसमें ये जो बंदा बनाता है ना लैंग्वेज बनाते हैं वो ये रिजर्व वर्ड्स रखता है। रिजर्व वर्ड मतलब ये स्पेसिफिक नेम्स दे देता है कि इस वेरिएबल को ये नाम दे दिया मैंने। अब उसने जब सोचा होगा कि मैं एक इंटीजर नाम का वेरिएबल जब यूजर स्टोर करवाएगा तो किस किस्म के वेरिएबल में स्टोर करवाएगा, चलो मैं ना उसका नाम इंट रख देता हूँ, तो उसने तब इंट नाम रख दिया था, ठीक है। ये वर्ड्स फिक्स हैं, कीवर्ड्स इन्हें कहते हैं, रिजर्व वर्ड्स कहते हैं आप, ठीक है। अब करैक्टर में किस तरह करैक्टर की जो वेरिएबल है वो हमें करैक्टर्स को स्टोर करने के लिए, जैसा कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी, ओके, इस तरह की वैल्यूज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है करैक्टर का, ओके। तो इंट हो गया, इस तरह के नंबर, फ्लोट पॉइंट्स वाली वैल्यूज, करैक्टर, एबीसी वाली चीजें। तो ये तीन वेरिएबल्स आज के लेक्चर में ज्यादातर यूज होंगे, तो हम इसी पर ही फोकस करेंगे, ओके। तो वेरिएबल्स का आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब सिंटैक्स का वर्ड समझने क्या होता है। सिंटैक्स का वर्ड देखिए यूज होता है किसी भी चीज को लिखने के लिए उसकी जो जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। आपने जैसा कि वो कोई भी चीज जब सम की जाती है तो सम किस चीज के इक्वल होता है, आप बताएं खुद ही कि सम जब करते हैं, सम का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, वो होता है फर्स्ट नंबर। मतलब अगर आपको कहा जाए कि एक सिंटैक्स लिखें जो कि दो नंबर के सम को शो कर रहा है, तो वो कैसे होगा। हमें पता है कि हाँ हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सम का ऑपरेटर लगाते हैं। सम का ऑपरेटर क्या होता है, जिसे हम प्लस भी कहते हैं, चले मैं लिख ही देता हूं साथ में, ठीक है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं। फिर हम सेकंड नंबर लिखते हैं, ओके, तो फिर हम सेकंड नंबर लिखते हैं। तो अब ये देखिए, इस बात पे गौर करें, ये क्या है कि मैंने एक दो नंबर को सम करने की जो जनरल फॉर्म है मैंने वो लिखी है, इसी चीज को सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं दूसरी बताता हूं, इसकी रियल फॉर्म कैसे होगी। सम, ठीक है, सम के अलावा यहां पर लिखूंगा मैं सम इज इक्वल टू, पहला नंबर क्या है 3 और दूसरा मैं यहां पर 5। अब देखें दोनों में फर्क गौर करें, ये जो है ये क्या कर रहा है, ये जो नीचे स्टेटमेंट लिखी है ना सम इज इक्वल टू 3 + 5, ये तो एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये उसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। किसी भी लाइन किसी भी चीज को लिखने का जो तरीका है उसकी जो जनरल फॉर्म है उसे हम सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। ये किस चीज का सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स है किसी भी दो नंबर को सम करने का। क्या होता है सिंटैक्स, पहला नंबर फर्स्ट नंबर की जगह फर्स्ट नंबर, फिर सम का ऑपरेटर यूज करते हैं हम, फिर सेकंड नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सम कर लेते हैं। तो सिंटैक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि सिंटैक्स क्या होती है, किसी भी चीज, किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी चीज को लिखने की जो जनरल फॉर्म होती है उसे हम सिंटैक्स कहते हैं, ओके। तो अब हम चलते हैं उस पर गूगल कोलैब पर वापस। अब यहां पर हम सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखेंगे। क्या प्रोग्राम लिखेंगे कि हमें 1 से लेकर 10 तक इंटीजर प्रिंट करवाने, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक इंटीजर प्रिंट करवाने हैं। तो सबसे पहले जारी सी बात है, जब प्रिंट करवाने हैं तो वैल्यू स्टोर कहाँ होती है, स्टार्टिंग पर मैंने जैसा कि बताया, तो वो वैल्यू स्टोर होती है किसी न किसी वेरिएबल में। तो ये भी मैंने बता दिया कि हमने इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाने 10 पहले इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल असाइन करते हैं इंटीजर टाइप का। सबसे पहले लिखा हमने इंटीजर, फिर हमने लिखा आई लिख दिया, या आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मल्टीपल आपका नेम है, ठीक है, अपनी मर्जी है जो भी रख सकते हैं।
रखना चाहें। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये जो वर्ड्स है ना, इंट, फ्लोट, जो रिजर्व वर्ड्स आपको बताए, ठीक है, ये इंट, फ्लोट, करैक्टर, ये इफ, एल्स, ये जितने भी स्पेसिफिक वर्ड्स हैं प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले, इनको आप कभी भी वेरिएबल के नाम के तौर पर यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो मर्जी आप अपना नाम रख लें, ठीक है। इंट मैं फरासत लिख देता हूं, ठीक है, या इंट में यहां पर मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद लिख देता हूं, या यहां पर मैं अली लिख देता हूं, ठीक है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं मिसाल के तौर पर सिंपल आई रखूंगा, तो ये इंट आई लिख दिया। अब हम चलते हैं सेकेंड लाइन पर। तो मैंने अब प्रिंट करवाने हैं, क्या प्रिंट करवाना है, मैंने प्रिंट करवाना है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं यहां पर लिखने बैठ जाऊं सिंपल स्टेटमेंट के प्रिंट 1, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, प्रिंट 1 लिख दिया, ओके। इसी तरह मैं लिख दूं प्रिंट 2। ये प्रिंट क्या चीज है, ये प्रिंट एक स्टेटमेंट है जो कि किसी भी वर्ड को प्रिंट करवाने के लिए यूज होती है, ठीक है। यहां पर मैं प्रिंट यहां इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा, ओके। यहां पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। एक बार मैं इसे रन करके देख लेता हूं, एक सेकेंड। ठीक है, अब ये देखें, मैंने सिंपल क्या लिखा, प्रिंट 1, और लिखा नीचे क्या लिखा है, प्रिंट 2। आप ये जो साइंटैक्स है, जिस तरह मैंने इसका बताया ना साइंटैक्स, सम को लिखने का साइंटैक्स, इसी तरह प्रिंट का भी साइंटैक्स है, प्रिंट, ठीक है। उसके बाद आप जो भी यहां पर लिखना चाहें, या अपनी मर्जी है, मतलब आप ब्रैकेट्स, प्रिंट और ब्रैकेट्स कंपलसरी है, और ब्रैकेट्स के दरमियान आप कुछ भी लिखेंगे तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, ठीक है। आप इन्वर्टेड कॉमा लगा भी देते हैं तो तब भी 1 प्रिंट हो गया। देखिए सेकंड लाइन पर मैंने नहीं प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा लगाया तो वैसे भी प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ये प्रिंट 1, 2, ये मैं आपको बताता हूं एक बार। मिसाल के तौर पर इस तरह मैंने 10 तक गिनती लिखनी है, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 1, 2, अब यहां पर मैं क्या कर देता हूं, 3 लिख देता हूं, यहां पर 4, यहां पर इसका नाम 5 कर देता हूं, और इसको मैं 6 कर देता हूं। अब देखिए ये जो है ये प्रिंट तो हो गया, ये देखिए नीचे ये जो आ रहा है ना नीचे ऑप्शन, ये क्या आउटपुट है, ये हम प्रोग्राम लिख रहे हैं और ये नीचे आउटपुट आ रही है। अब पहले क्या आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 नंबर को लिखने के लिए हमें 6 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ गई, तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रही है, ठीक है, मतलब टाइम बहुत सारा वेस्ट हो रहा है हमारा, कि हमें एक वर्ड लिखने के लिए अब इतना प्रिंट, फिर ब्रैकेट, फिर नंबर, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है। तो कोई ऐसा हल नहीं है कि हम उसको लिमिट बता दें कि हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर लिख दो और वो खुद ब खुद चीज नंबर लिख दे। तो जी हाँ, इसका हल है। ऐसी कंडीशन में यूज होता है कॉन्सेप्ट लूप का। लूप का नाम सुना ना, लूप क्या कहते हैं कि किसी भी चीज की रेपिटेशन यानी रिपीट होना, ठीक है, रेपिटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी एक ही स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो जाए। जैसा कि आप यूट्यूब पर कोई गाना सुन रहे हैं, आप उसको क्या करते हैं, लूप पे लगाते हैं, तो वो क्या आता है, वो गाना एक बार चलता है, उसके बाद वो फिर लूप पर चलता है, फिर वो लूप पर चलता है। आपको बार बार वो जो होता है ना रिप्ले वाला बटन, वो तो प्रेस नहीं करना पड़ता, वो खुद समझ आता है कि यहाँ पर लूप लग गई है। इसी तरह हम पाइथन में भी लूप का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। हम लूप कौन सी यूज करेंगे, हम लूप यूज करेंगे फॉर लूप। अब फॉर लूप क्या होती है, उसका साइंटैक्स क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए हम फिर चलते हैं यहां पर वापस, ठीक है। तो ये पहले पर आ गए, ये वेरिएबल टाइप्स का आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, साइंटैक्स भी बता दिया, ये प्रिंट का साइंटैक्स बता दिया, कोई चीज प्रिंट करवानी है तो उसका साइंटैक्स ये होता है, ओके। अब आते हैं लूप का कॉन्सेप्ट। देखिए लूप भी जिस तरह वेरिएबल की टाइप्स है ना, इसी तरह लूप्स के भी कई टाइप है। लूप्स में आ जाती है व्हाइल लूप, आ जाती है फॉर लूप, आ जाती है डू व्हाइल लूप, आ जाती है, और भी बहुत सारी लूप्स होती है। लेकिन हम जो लूप यूज करेंगे और जो मोस्टली यूज होती है और इजी टू यूज है, वो है फॉर लूप। और फॉर लूप ये देखें, ये इस बॉक्स पर गौर करें। अब फॉर लूप का मैं ना आपको सिंटैक्स समझाता हूं। ये देखिए, जब भी आपने कोई लूप यूज करनी है ना, तो सबसे पहले हम फॉर का कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। पहले हम लिखते हैं फॉर, फिर लिखते हैं क्या, वेरिएबल नेम, ठीक है। यानी जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं ना, जिसमें आपने वैल्यू स्टोर करवानी है, जाहिर सी बात है किसी न किसी वेरिएबल में तो वैल्यू स्टोर होगी ना, तो उस वेरिएबल का नाम यहां आएगा, ठीक है। फिर इन रेंज ये एज इट इज रहेगा, ये ब्रैकेट भी एज इट इज रहेगी। फिर स्टार्टिंग पॉइंट यानी आप उसमें वैल्यू का स्टार्टिंग पॉइंट
यानी कि आप लिमिट सेट करें ना, तो लिमिट किसी नंबर से लेकर किसी नंबर तक तो होगी, तो उस लिमिट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर लिखना है, फिर यहाँ पर कोमा और यहाँ पर एंडिंग पॉइंट और फिर ब्रैकेट क्लोज और ये। और आप गौर कर रहे होंगे मैंने दो कलर्स का यूज किया है, एक ग्रीन और एक व्हाइट। ऐसा क्यों? देखिए ये जो ग्रीन है ना, ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये एज इट इज आपको लिखना होगा, ठीक है। और ये जो व्हाइट लिखा हुआ है यानी ये वेरिएबल नेम स्टार्टिंग, ये मतलब आप चेंज कर सकते हैं। सिंटैक्स है ना, सिंटैक्स क्या थी, किसी भी स्टेटमेंट को लिखने की जनरल फॉर्म, और ये फॉर लूप को लिखने की जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब फॉर लूप लिखने की जनरल फॉर्म, ये वेरिएबल फॉर का वर्ड, फिर वेरिएबल नेम इन रेंज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। अब इसकी एज इट इज एग्जांपल जैसा कि इसमें नहीं बताई थी, ये इसका सिंटैक्स हो गया सम का, और ये सम की एग्जैक्ट फॉर्म जिस तरह हम लिखते हैं प्रोग्राम में। अब जब मैं प्रोग्राम में लिखूंगा ना, तो मिसाल के तौर पर मैंने यूज क्या किया हुआ है, मैंने यूज किया हुआ है एक इंट आई नाम का वेरिएबल यूज किया हुआ है। अब मैं आई नाम के वेरिएबल पर मैं यूज करना चाह रहा हूं, क्या यूज करना चाह रहा हूं, लूप यूज करना चाह रहा हूं। तो मैं क्या यूज करूंगा, सबसे पहले फॉर का वर्ड, वेरिएबल सेकंड नंबर पर क्या लिखते हैं, सिंटैक्स पर गौर करना है और एग्जांपल पर गौर करना है, दोनों को कंपेयर करते जाना है। ओके, सबसे पहले क्या आ रहा है फॉर, फिर वेरिएबल नेम, फॉर की जगह फॉर, वेरिएबल नेम क्या हमने आई यूज किया, इन रेंज जैसे कि ग्रीन वाला मैंने आपको बताया ये एज इट इज आना है, ग्रीन वाला एज इट इज आ गया। और स्टार्टिंग पॉइंट जैसा कि अब आई एक वेरिएबल है, ठीक है, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1 और एंडिंग पॉइंट क्या है 10। आप अपनी मर्जी है ना, ये आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई कह देते कि आई की लिमिट आप सेट करो 2 से लेकर 200 तक, तो यहाँ 1 की जगह 2 लिख देंगे और 10 की जगह आप 200 लिख देंगे। ओके, तो इस तरह से आप फॉर को यूज करते हैं। अब मैं इसको ना एक प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूं, 1 से लेकर 10 तक नंबर परफॉर्म करने के लिए। अब ये चीज समझ आ गई, या तो आप प्रिंट इस तरह जितने नंबर्स आपको प्रिंट करने के लिए कहे गए हैं आप उतनी बार ये प्रिंट की स्टेटमेंट लिखें, या अदरवाइज सिंपल आप लूप का यूज करें। ओके, तो जैसा कि आपको बताया कि वेरिएबल को यूज करेंगे हम, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल इंट टाइप का असाइन करते हैं। ओके, या एक काम करते हैं, एक नया कोड जनरेट करते हैं। ओके, यहां से मैं न्यू विंडो ये ओपन की है। यहां पर सबसे पहले मैं एक से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं ना हमें, और हमें करवाने हैं लूप को यूज करते हुए। क्यों? क्योंकि प्रिंट की स्टेटमेंट को यूज करते हुए हमें मल्टीपल लाइंस लिखनी पड़ रही थी। ओके, तो हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट टाइप का, उसका नाम रख देते हैं आई। ओके, उसका नाम क्या रख देते हैं आई रख दिया। और उसके बाद मैं यहां पर अब लगाऊंगा लूप। लूप कैसे लगानी है, फॉर लूप यूज करेंगे ना, तो फॉर लूप का क्या सिंटैक्स होता है, उसका सिंटैक्स होता है फॉर, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल का नेम यूज करना है, वेरिएबल का नेम क्या है आई, ठीक है, आई यूज कर दिया। और उसके बाद आई इन रेंज, ये आपने ये याद रखना है ना, ये आपने नोट कर लेना है, फॉर वेरिएबल नेम इन रेंज स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, और फिर ये आखिर पर कोलन। ये जो सिंटैक्स लिखा है इसका एक एक पॉइंट बहुत इफेक्ट करता है। अगर आप ये कोलन खत्म कर देते हैं ना तो एरर आ जाएगा, अगर आप ये कोमा खत्म कर देते हैं तब भी एरर, ये कोलन खत्म कर देते हैं तब भी एरर, ये ब्रैकेट खत्म कर देते हैं तब भी एरर, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आई इन रेंज, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं रेंज लिख देता हूं 1 से लेकर चले 10 तक लिख देता हूं, ठीक है। अब 1 से लेकर 10 तक मैंने रेंज लिखी। अब ये क्या चीज हमें बता रहा है, वो कह रहा है कि एक इंट कंप्यूटर को क्या चीज समझ आ रही है कि मैं ये जो यूजर है ना, ये एक प्रोग्राम लिख रहा है जिसकी ना जिसमें इसने सबसे पहले ना मुझे बताया कि कंप्यूटर कह रहा है, ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कंप्यूटर कह रहा है कि ये यूजर ने ना एक वेरिएबल लिया है जिसमें शायद ये आगे जाके ना वैल्यू स्टोर करवाएगा, किस किस्म की करवाएगा, इंट नाम की करवाएगा, ठीक है। उसके बाद जब वो कंप्यूटर दूसरी लाइन पे आएगा ना, वो कहेगा अच्छा इसने ना फॉर लूप का यूज किया है, तो वो पहले फॉर लूप यूज करेगा, उसके बाद उस फॉर लूप देखेगा, फॉर लूप यूज किया, अच्छा फॉर लूप कहां पर लगी है, आई नाम के वेरिएबल पर लगी है। ओके, आई नाम के वेरिएबल पर लगी है। फिर आगे इन रेंज इसने ये सिंटैक्स सही लिखा है, और उसकी लिमिट क्या लिखी है यूजर ने, उसने लिखी है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। कंप्यूटर को क्या बात समझ आई अब तक कि यूजर ने एक इंट नाम का वेरिएबल असाइन किया है, उसकी लिमिट रख दी है 1 से लेकर 10 तक। अब जारी सी बात है 1 से लेकर 10 तक लिमिट समझ आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करवाना है, प्रिंट। अब जारी सी बात है प्रिंट भी तो करवाना है ना, तो हम पहले क्या लिखते थे, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, लेकिन इस बार हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर लूप को यूज करते हुए हमने उसे बता दिया कि
एक वेरिएबल है आई जिसकी लिमिट इतनी है, तो हम सिंपल प्रिंट और यहां पर लिख देंगे आई। ओके, अब ये गौर करें, यहां पर आपको फॉर के सिंटैक्स में कोई गलती नहीं नजर आ रही? ये देखें, इसमें ये सिंटैक्स पर गौर करें और इस पे गौर करें, कोई गलती नजर आ रही है क्या? यहां पर मैं कोलन लगाना भूल गया हूं, ये छोटी सी गलती आपके एरर ले आएगी, तो ये मैंने कोलन लगा दिया। ओके, ये कोलन नजर आ रहा है ना, तो ये आपने ये मैंने कोलन लगा दिया। ठीक है, अब ये देखिए, अब लूप कैसे चलेगी वो भी देख लेते हैं। मैं इसको एक बार प्ले करके दिखा देता हूं क्या इसका कोई रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, वो ये कि ये देखें, ये पाइथन जो है ना, इसका एक बेनिफिट पता क्या है कि जब हमने फॉर लूप में, ये जो फॉर लूप में मैंने आई की लिमिट बताई है ना 1 से लेकर 10 तक, अब आप बताएं कि जो ये जो लिमिट लिखी है ये मैंने कौन से टाइप के वेरिएबल में लिखी हुई है, यानी किस किस्म का डाटा है। ये तो सिंपल है, ये पॉइंट वाला तो नहीं लग रहा, ना ये एबीसी लग रही है, तो ये तो सिंपल गिनती है, सिंपल काउंटिंग 1 से लेकर 10 तक। तो पाइथन खुद ब खुद जब हमने फॉर की आई की लिमिट सेट की ना 1 से लेकर 10 तक, तो पाइथन खुद ब खुद समझ गया कि ये जो आई है ना इसकी टाइप कौन सी है, इंट। हालांकि हमने स्टार्टिंग पर बता दी थी, ना कि इंट नाम का मैं इंटीजर ले रहा हूं, लेकिन जब हम लूप वगैरह यूज करते हैं ना, तो तब ये जो आपको इंट आई है ना ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पाइथन खुद ब खुद समझ गया, किससे समझ गया? इसकी लिमिट को देखकर। ठीक है, इसकी लिमिट को देखकर समझ गया कि आई में इस तरह का डाटा स्टोर हो रहा था, वो समझ आएगा कि इंट है, तो इंट आई को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने यूज क्यों किया, ये प्रोग्राम में यूज होता है जब हम लूप वगैरह यूज नहीं करते, तब हमें बताना पड़ता है कि भाई इंट जो है आई जो वेरिएबल है वो इंट टाइप का है। ठीक है, अब तो यहाँ पर फॉर में तो मैंने यूज कर दिया, इसकी लिमिट की 1 से लेकर 10 तक है, तो वो समझ गया कि ठीक है यार, आई नाम का एक वेरिएबल है जिसमें वो जो यूजर है वो स्टोर करवा रहा है 1 से लेकर 10 तक वैल्यू जो कि इंटीजर है। ठीक है, जो और आई में जो भी वैल्यूज प्रिंट होंगी वो भी इंटीजर टाइप की होंगी। ठीक है, ये समझ आ गई बात। अब हम इसे करते हैं एग्जीक्यूट, देखते हैं एग्जीक्यूट करने पर कोई एरर आता है या ये एग्जीक्यूट हो जाता है। अब ये देखें एरर आ रहा है, ये एरर क्यों आया, ये जानबूझ के मैंने एरर लेके आया हूं। क्यों? ये एक और बात समझ ली, जब भी आपने फॉर का सिंटैक्स लिखना है, लूप लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें मैं फॉर, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, 1 सेकंड में इसे रिमूव कर देता हूं। ठीक है, इसको मैंने कर दिया रिमूव, और इसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूं व्हाइट कलर, और अब मैं लिखा हूं। ठीक है, ये देखें, अब इस बात को समझ लें, जब आपने लिखना है ना फॉर का सिंटैक्स, फॉर आई इन रेंज का सेम वर्ड यूज होगा, और स्टार्टिंग क्या बतानी है, 1 से लेकर 10 तक। ओके, अब जब आपने लिखना है ना फॉर, तो आपने फॉर के बाद, यानी अगर लूप एग्जीक्यूट होनी है तो आपको लूप की बॉडी के अंदर लिखना पड़ेगा। अब लूप की बॉडी से क्या मुराद है, जिस तरह हम पैराग्राफ में लिखते हैं, हम पैराग्राफ की हेडिंग देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, पैराग्राफ की हेडिंग देते हैं, उसके बाद पेज से थोड़ा सा डिस्टेंस दे के ना हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं जो भी लिखना होता है। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है कि इसी तरह ये समझ लें, जब भी आपने फॉर या इफ स्टेटमेंट जो कि आगे यूज करने वाले हैं, इफ हो गया, फॉर हो गया, इस तरह की जितनी स्टेटमेंट्स हैं जो कि कंडीशन टाइप होती हैं, उसको लिखने के बाद आपने अगली लाइन, ये देखिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन आ गया ना, तो जैसे मैं स्टार्ट करूंगा ना लिखना, तो ये तो यहीं से स्टार्ट हो गया बिल्कुल फॉर के पैरेलल, लेकिन आपने पैरेलल नहीं लिखना। यहाँ पर सेकंड लाइन पर आने के बाद आपने एक बार क्या करना है, स्पेस देनी है। ठीक है, एक बार नहीं, आप तकरीबन यहाँ पर तो यूज नहीं हो रहा, लेकिन आपने टैब का वर्ड यूज करना है, कोशिश करनी है। 1 सेकेंड, यहां से मैं कर देता हूं इसे मैं कर देता हूं, चलिए यहां पर लिख के दिखा देता हूं। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसे हम कर देते हैं रेज, और कलर इसको फिर से दे देते हैं ब्लैक, और वाइट पॉइंटर यूज करते हुए मैं फिर से लिखता हूं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या करना है कि आपने जो सेकंड लाइन लिखनी है ना, वो आपने एज इट इज वहीं से नहीं लिखनी शुरू कर देनी फॉर के पैरेलल, थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस देके, या आप जब एंटर करके सेकंड लाइन पे आए तो टैब का बटन प्रेस कर दें, उससे एक टैब तकरीबन 6 से 7 स्पेसिस के इक्वल होता है, तो सिंपल टैब प्रेस कर दें। तो आपने यहाँ पर लिखना है जो भी प्रिंट वगैरह लिखना है, प्रिंट आई। ठीक है, ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आपने डिस्टेंस इतना, ये जो है इतना डिस्टेंस कम से कम रखना है एक टैब का। ठीक है, फॉर की बॉडी के अंदर लिखने के लिए।
ओके, तो मैं अब यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, फॉर आई इन रेंज लिख दिया 1 to 10, ये बता दी, प्रिंट आई लिख दी। लेकिन प्रिंट, ये देखिए गलती क्या की है मैंने, प्रिंट बिल्कुल पैरेलल लिख दिया। हमने क्या करना है, यहाँ पर टैब का बटन प्रेस कर देना है। जब आप एक बार टैब का बटन प्रेस कर देंगे ना, तो वो समझ आएगा कि इसने ये फॉर जो है, फॉर लूप इसकी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है। अब मैं जब यहाँ पर आके मिसाल के तौर पर मैं एक और लाइन लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने एंटर किया, तो ये देखिए अब मुझे दोबारा टैब प्रेस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समझ गया कि इसने ये बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है। तो मैं जो भी लिखूंगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। और ये देखिए, ये हेडिंग और ये थोड़ा सा डिस्टेंस रख के इसकी बॉडी के अंदर ये उसने एरर दिया। ये देखिए उसने बता दिया कि इंडेंटेशन एरर, यानी कि आपने इंडेंट यहाँ पर नहीं लिखा। इंडेंट किसे कहते हैं कि मार्जिन से डिस्टेंस जो होता है, ठीक है। तो ये जो फजूल बातें 2-3 लिखनी है साथ, ये से कर देते हैं हम रिमूव। ओके, तो अब हम इसे ना एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। हमने ये डिस्टेंस भी दे दिया है, ये फॉर भी लिख दिया है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पर, ये वाला प्ले वाला बटन है ना, ये क्या चीज़ है, ये एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोग्राम को गूगल कोलैब के अंदर, ठीक है। तो ये नेट थोड़ा स्लो है, इसलिए ये ज़रा थोड़ी सी देर ले रहा है। तो जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तो आप पता क्या देखेंगे कि नंबर प्रिंट होंगे 1 से लेकर 10 तक। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट आता है। पाइथन के अंदर जो लिमिट होती है वो बाय डिफॉल्ट 1 नंबर कम प्रिंट होती है। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रिंट हुआ ना 1 से लेकर 10 तक लिमिट, और आई प्रिंट हुआ है, ये क्या है 1 से लेकर 9 तक प्रिंट हुआ है, लेकिन लिमिट तो हमने 10 दी थी। तो ये क्या, जैसे कि अभी बताया कि लिमिट जो इसकी जो एंडिंग लिमिट है वो 1 कम हो जाती है। तो हम अगर 10 तक प्रिंट करवाना है तो हमें 1 से लेकर 11 तक लिमिट सेट करनी होगी, ठीक है। तो मैंने 1 से लेकर 11 तक सेट कर दी लिमिट। अब मैं इसको प्ले करता हूं तो ये देखें 1 से लेकर 10 तक होगी। लेकिन इसके पीछे की वर्किंग को एक बार समझ लें। ये मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूं, क्योंकि ये 1-2 प्रोग्राम मैंने इतनी डिटेल से करवा देने के अगले जितने भी है ना 3-4 जो क्वेश्चन सोल्व करने लगे हम, वो ऐसे चुटकियों का काम है, 2 मिनट में हो जाएंगे सारे, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले जब लूप चली, ठीक है, तो आई की लिमिट सबसे पहले कंप्यूटर को क्या समझ आई कि इसकी लिमिट क्या है 1। तो लूप क्या चली 1। अब आई में वैल्यू कौन सी स्टोर है, 1 है स्टोर। तो जैसे ही प्रिंट आई हुआ तो आई में कौन सी वैल्यू स्टोर है 1, तो 1 प्रिंट हो गई, ठीक है। इसके बाद प्रोग्राम फिर लूप इसे कहते हैं ना कि बार बार रिपीट होना, तो वो फिर ऊपर गया, फिर आई की वैल्यू इस बार क्या लिमिट 1 से लेकर 11 तक है ना, आई की 1 तो हो गई। अब यहां पर आएगी 2। जब आई की वैल्यू यहां 2 आई तो 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर वो ऊपर गया, फिर उसने चेक किया कि 2 हो गई, उसके बाद 3 पर गया, इस तरह 3 प्रिंट हुआ। इसी तरह ये बार बार, ये जब मैंने ये प्ले का बटन दबाया ना तो एक साथ ही 1 से लेकर 10 तक ये गिनती प्रिंट हो गई। ये तो उसने स्पीड में कर दिया, लेकिन इसकी बैक पर क्या मैकेनिज्म है या क्या चीज है या क्या प्रोसेस हुआ है जो, ठीक है, वो यही हुआ है कि बार बार ये स्टेटमेंट, ये जो आई की स्टेटमेंट है ये बार बार चली है और उस पर लूप लगाई हुई थी हमने। आई की वैल्यू हमने बता दी कि 1 से लेकर 11 तक, 11 तक का मतलब 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि एक वैल्यू वो कम लेता है। ओके, तो इसके पीछे की ये चीज समझ आ गई सारी साइंस कि इस तरह किसी भी वेरिएबल पर अगर हम लूप अप्लाई कर दें और उसकी लिमिट बता दें तो इसका मतलब ये होता है कि जब वो एग्जीक्यूट होगा तो वो यही स्टेटमेंट बार बार कभी अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर पिछली घूम के फिर अगली पे आएगा, फिर घूम के, जब तक ये लिमिट खत्म नहीं हो जाती। ओके, अब मैं यहाँ पर लिमिट अगर 100 तक भी दे दूं ना तो ये 99 तक प्रिंट कर देगा। देखता हूं मैं एक बार ये प्ले करता हूं तो ये देखें इतना बड़ा आपको नजर आ रही है, ये आउटपुट नजर आ रहा है इतना बड़ा। यहाँ से लेकर ये देखें 10 तक, ये नीचे 99 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिमिट मैंने बहुत ज्यादा दे दी थी। अब यहाँ जितनी भी आप लिमिट रखना चाहें अपनी मर्जी है लेकिन आपको लूप का कॉन्सेप्ट बताना था कि ये इस तरह से होगा। ओके, अब मैं ना आपको कुछ प्रोग्राम्स करवाता हूं जो कि क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। लूप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होते हैं, वेरिएबल नेम समझ आ गए, और ये लूप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कोई भी चीज आपने वेरिएबल पर रिपीट करवानी है, बजाय कि कई स्टेटमेंट्स लिखने के हम एक बार ही सिंपल लिख देते होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो इफ एल्स वाला कॉन्सेप्ट है ये भी मैं इसके बाद समझाता हूं, लेकिन हम कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, अब ये कुछ क्वेश्चंस है मेरे सामने, बेसिक पाइथन क्वेश्चंस। पहला क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। अब 2 नंबर्स को ऐड किस तरह करवाया जा सकता है उसका प्रोग्राम लिखते हैं हम। सिंपल चलते हैं गूगल कोलैब के अंदर, मैक कोड प्लस पर क्लिक करता हूं
और एक नया कोड जनरेट कर लिया मैंने, और यहाँ पर अब हम एक कोड लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखें जैसा कि सम का जो मैंने बताया है आपको, यहाँ पर ये एक सिंटैक्स नजर आ रहा होगा आपको, सम वो तो मैंने रेज कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ कि सम को यूज करने के लिए सम की जो वैल्यू होती है, सम करवाने के लिए हमें कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले नंबर पे हमें एक नंबर तो ये चाहिए जिसमें हमने पहला नंबर स्टोर करवाना है। जाहिर सी बात है 2 नंबर का सम करना है ना, तो पहले नंबर को स्टोर करवाने के लिए एक वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल को स्टोर करवाने के लिए दूसरा वेरिएबल, और तीसरे वेरिएबल को जिसमें दोनों का सम होके स्टोर होना है उसके लिए एक और वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो मैं मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए, इसकी वैल्यू क्या रख देता हूँ मैं 5 रख देता हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू क्या रख दी 5, ये पहला नंबर हो गया। एक बी ले लेता हूं जिसकी वैल्यू मैं रख देता हूं 65। ओके, क्या रख दी इसकी मैंने वैल्यू 65 रख दी। अब तीसरा वेरिएबल क्या होगा जिसमें वैल्यू सम होके स्टोर होनी है। ठीक है, अब उसका चलो वेरिएबल का नाम मैं सम ही रख देता हूं कि सम नाम का वेरिएबल, कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप अपना नाम भी रख सकते हैं या कुछ भी रखना चाहिए। मैंने सम करवा रहा हूं तो सम, अब सम में वैल्यू स्टोर होनी है ना, तो इसमें मैंने चले 0 रख देता हूं। क्या फर्क पड़ता है, 0 रखा है ना। लेकिन अगर हम 0 नहीं रखते, सिंपल सम लिख देते हैं, तो इससे क्या होगा, उसको पहले नंबर पे तो हमें उसकी डाटा टाइप बतानी पड़ेगी कि इंट सम। क्यों, क्योंकि हमने उसमें कोई वैल्यू ही स्टोर नहीं करवाई। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि जब मैंने a = 5 b = 65 लिखा, तो मैंने इंट a = 5 क्यों नहीं लिखा। सोचा आपने क्यों नहीं लिखा, वही वाली बात जो कि मैंने फॉर में बताई थी। फॉर में क्या हुआ था, ये देखें मैंने जब आई है ना यहाँ पर यूज हुआ, लेकिन यहाँ पर लिमिट बता दी थी 1 से लेकर 10 तक, तो वो खुद ही समझ गया था कि 1 से लेकर 10 तक अगर है तो 10 इंटीजर में आता है, 1 भी इंटीजर में आता है, तो आई थिंक आई जो है वो इंटीजर नाम का वेरिएबल है। वो खुद ब खुद समझ गया पाइथन समझ गया। इसी तरह जब मैंने a = 5 लिखा, तो वो खुद ब खुद समझ गया कि 5 वैल्यू क्या है, 5 वैल्यू क्या है, ये एक इंटीजर वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पर लिख देता ना 0.5 लिख देता हूँ, तो वो खुद ब खुद समझ गया कि ये कौन सा वेरिएबल है। बताया था ना आपको पॉइंट वाली फ्लोट है, तो मुझे फ्लोट यहाँ पर फिर फ्लोट लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी चीज की वैल्यू बता देते हैं ना, तो तब उसकी डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो a की वैल्यू 5, ये बात समझ आ गई ना आपको कि a की वैल्यू 5 है, इंटीजर नाम का, वो खुद ब खुद समझ गया। b की ये है सम। अब सम = मैं 0 लिख देता हूँ। क्यों हम 0 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये भी जब इन दोनों का सम होके आंसर आएगा, a और b को जब सम होगा तो उसकी वैल्यू भी सम होके किसी में तो स्टोर करवानी है ना, तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल रख लिया जिसका नाम सम रख दिया, वैल्यू क्या रख दी 0। अगर हम 0 नहीं रख दे तो बैक द एंड क्या होता है, मतलब कंप्यूटर, ये आप स्क्रीन को तो देख रहे हैं लेकिन इसके बैक पर क्या हो रहा है, एक गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है। गार्बेज वैल्यू मतलब कुछ भी 0 1 2 3 इस तरह की वैल्यूज स्टोर हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि वो इस तरह की कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो, हम उसको 0 वैल्यू दे देते हैं। क्यों, क्योंकि सम अगर इंडिविजुअली 0 की वैल्यू देखी जाए तो वो तो कुछ भी नहीं है। ओके, ये आपको समझ आ गया। अब हम क्या लिखते हैं, सम का फार्मूला। अब जारी सी बात है, सम में वैल्यू स्टोर करवानी है ना, तो सम क्या लिखते हैं, सम = क्या a प्लस b लिख दी। a प्लस b क्या लिख दी, एक स्टेटमेंट लिख दी। हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया a = 5 b = 65, सम की क्या वैल्यू दे दी, सम = 0 दे दी। इसके बाद क्या लिख दिया, सम = a प्लस b। अब हम क्या करेंगे, अब इसको प्रिंट भी तो करवाना है ना, तो क्या लिखेंगे, प्रिंट प्रिंट, और यहां पर लिखेंगे सम। ठीक है, वो वेरिएबल, एग्जैक्ट वेरिएबल का नेम आपने लिख देना है, तो वो समझ गया कि हाँ इसने अच्छा सम यूज किया है। अब जब प्रोग्राम चलेगा वो क्या समझेगा कि a में 5 स्टोर है, b में 65 स्टोर है। अच्छा, सम का एक वेरिएबल है जिसमें उसने फिलहाल 0 रखी हुई है, लेकिन आगे जाकर क्या हुआ कि a की जगह क्या आएगा 5, b की जगह 65, दोनों का सम होके किस में चला गया, सम में, दोनों का सम होके सम नाम के वेरिएबल में चला गया, और अगली स्टेटमेंट में उस सम को मैंने प्रिंट करवा दिया। अब इसको करते हैं हम एग्जीक्यूट। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए आंसर में क्या आ रहा है, 70। अब 70 क्यों आया, 70 इसलिए आया क्योंकि हमने 5 और 65 सम करवाया था। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसकी वैल्यू यहां से चेंज कर देता हूं, मिसाल के तौर पर 77 कर देता हूं। ठीक है, 77 कर दिया। अब इसको मैं जैसे प्ले करूंगा
रन करूंगा प्रोग्राम को तो 82 आ गया। ठीक है, ये बैक दी एंड क्या हो रहा है, जो भी वैल्यू हम वेरिएबल की चेंज करते जा रहे हैं वो खुद ब खुद ए में यहाँ पर चेंज होती जा रही है, सम होके इस वेरिएबल में स्टोर होती जा रही है और आगे जाकर प्रिंट होती जा रही है। ये एक सिंपल प्रोग्राम था सम को प्रिंट करवाने का। लेकिन 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 ये तो हो गया कि अगर आपको प्रोग्राम दिया हुआ है, कौन सा प्रोग्राम दिया हुआ है, जिसमें वैल्यूज पहले से बताई हुई हैं, जिसमें उसने बता दिया कि पहले वेरिएबल की इतनी वैल्यू। लेकिन अगर प्रोग्राम आपको इस तरह से आ जाता है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं, ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें वो यूजर से इनपुट करवाए, मतलब जब हम इसे एग्जीक्यूट करें ना तो वो खुद कहे कि पहला नंबर बताओ, फिर दूसरा नंबर बताओ, फिर वो सम करके बताए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें यूजर से इनपुट करवानी पड़ती है। तो वो इनपुट कैसे करवाई जाती है पाइथन में, अब वो देख लेते हैं। किसी भी नंबर को इनपुट करवाने के लिए, किसी वेरिएबल में इनपुट करवाने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें उस वेरिएबल का नेम लिखना होता है। वेरिएबल का नेम क्या है, मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमें ए पुट करवाना है ना, तो ए क्या है इसमें, एक सेकंड, ये देखें फर्स्ट नंबर क्या है, सम के फार्मूले में ए है ना, तो ए लिखेंगे। ए इज इक्वल टू उस डाटा वेरिएबल की डाटा टाइप लिखेंगे कि इंट नाम की वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है, और उसके बाद लगेगी ब्रैकेट, यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट, ठीक है, और यहाँ पर फिर से हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये क्या चीज़ है, अब आप कहेंगे इस तरह हम क्यों लिख रहे हैं, ये एक साइंटैक्स है। हर लैंग्वेज में किसी भी नंबर को इनपुट करवाने का एक साइंटैक्स होता है। पाइथन में जो साइंटैक्स है वो है वेरिएबल नेम इज इक्वल टू उसकी डाटा टाइप, फिर ब्रैकेट, फिर इनपुट, फिर उसके अंदर फिर ब्रैकेट। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ना लगी हुई, इसके अंदर हम सिंगल कोलन के अंदर जो भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब हम यूजर को बताना तो पड़ेगा ना कि भाई क्या इनपुट लेंगे। सिंपल अगर बार शो हो जाए कि कुछ पुट करो तो उससे तो समझ नहीं आएगी। हम उसे बताएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, क्या लिख दिया, एंटर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू भी लिख देते हैं। चले, ये अपनी मर्जी है। ये जो कोलन है ना लगे हुए, ये कोलन के अंदर जो भी हम लिख रहे हैं ये एज इट इज एज अ वर्ड कंसिडर हो रहे हैं, मतलब ये कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवा रहे, ये हम बता रहे हैं कि ये इस तरह ये लाइन प्रिंट हो जाए, ये इनपुट की ब्रैकेट के अंदर। ओके, ये आप गौर करेंगे कि ये लास्ट पर दो ब्रैकेटें क्यों हैं, क्योंकि ये पहली ब्रैकेट क्लोज, ये बाहर वाली ब्रैकेट है, ये इनर ब्रैकेट्स हैं। ओके, अब देखिए, अब जाहिर सी बात है ये हो गया एक लाइन को इनपुट करवाने के लिए ए नंबर को पहला नंबर इनपुट करवाने की लाइन हमने ये लिख दी। ठीक है, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब आपको समझ आएगी। मैं इसको एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ दूसरी लाइन पर भी। क्यों, क्योंकि हम बार बार लिखना नहीं चाहते। हम यहाँ पर लिख देते हैं बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दूसरा वेरिएबल भी कौन सा है, बी है ना, तो बी लिख दिया। यहाँ पर सेकंड, फर्स्ट की जगह हम लिख देते हैं सेकंड लिख देते हैं। चले, ओके, सेकंड लिख दिया। ओके, ये एज इट इज ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। अब ये देखिए, पहली लाइन जो है इसका क्या मतलब है कि यूजर से एक नंबर इनपुट करवाओ ए, उसके बाद एक यूजर से सेकंड नंबर इनपुट करवाओ जिसकी वैल्यू किस में जाए, बी में। उसके बाद सम की वैल्यू तो हमने 0 रखी हुई है वैसे ही, तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। जो भी इनपुट वो यूजर करे वो यहाँ पर आके सम हो, उसकी वैल्यू सम में जाए, फिर सम प्रिंट हो जाए। अब इसको करके दिखाता हूँ एग्जीक्यूट। देखिए, मैं जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें, सबसे पहली लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो उसका असर ये हुआ है, ठीक है। ये जो हमने लाइन लिखी है ना, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट, जब वो एग्जीक्यूट हुई है तो उसका रिजल्ट ये है। ये देखा, मैंने कहा था ना, ये कॉलन के अंदर जो लिखा हुआ है ये एज इट इज वर्ड प्रिंट हो गया। वैसे उसको बताने के लिए अब मैं ना इसको एक बार रिमूव करके दिखाता हूँ कि रिमूव करने का मैं क्यों ये लिखा है, मैंने ये क्यों लिखा है ये भी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसे कर देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखें, एंटर, एक सेकेंड, मैं इसको कोलन भी रिमूव कर देता हूँ। ये देखें, सिंपल क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पर एक बॉक्स बना आ गया। अब यूजर को क्या पता कि भाई क्या इनपुट करवाना है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर वो लिखा था कि सॉरी, यहाँ पर इनपुट करवाना था। अब मैं करवाता हूँ प्ले। अब मैंने प्ले किया तो आ गई पहली लाइन। अब मैं यहाँ पर इनपुट करवाऊंगा 5 पुट करवा दिया, ठीक है। फिर मैं दबाऊंगा एंटर का बटन दबाते क्या हुआ, इनपुट हो गई। अब सेकंड लाइन पर आ गया, ये देखिए एरो नजर आ रहा है ना, बता रहा है कि सेकंड लाइन पे आ गया हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 57 कर लेते हैं, ठीक है। तो 57 कर लिया। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है 5, सेकंड नंबर क्या है 57। जब इसका सम होगा तो
खुद ब खुद वैल्यू सम होके इसमें चले गई और इसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा। मैं एंटर करता हूँ तो ये आ गई 62। लेकिन एक और बात बता देता हूँ आपको, वो क्या, वो ये कि ये देखिए 62 लिखा आ रहा है, ये तो चीज समझ आ गई, लेकिन हमें जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, एंटर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5, एंटर टू नंबर इज इक्वल टू 5, ये अच्छा लग रहा है। इसी तरह हम चाहते हैं कि इसके साथ भी लिखा है कि भाई सम इज इक्वल टू 62, कि हमें पता तो चले कि 62 है क्या चीज। तो उसके लिए ये जो प्रिंट का सिंटैक्स लिखा हुआ है ना, इसके अंदर हम लिख देते हैं सिंटैक्स। वो क्या लिखेंगे, हमें लिखेंगे जिस तरह उसके अंदर कोलन के अंदर लिखा, इसके अंदर हम डबल कोलन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, डबल कोलन के अंदर लिखेंगे क्या, कोई भी वर्ड लिख दें। मैं एडिशन लिख देता हूँ कि एडिशन लिख देता हूँ, एडिशन इज इक्वल टू, ठीक है, एडिशन इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक कोमा भी आएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है प्रिंट के सिंटैक्स में, जब आपने ये एज इट इज वर्ड जो आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। अदरवाइज तो अगर डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करवानी है तो सिंपल वो उस वेरिएबल का नाम ब्रैकेट में लिख दें। अगर आप चाह रहे हैं कि उसके साथ कुछ टेक्स्ट भी लिखा है तो उसके इस तरह डबल कोटेशन के अंदर लिख के उसके बाद यहाँ पर कोमा लगाना है, ये भी जरूरी है। ओके, अब मैं करवाता हूँ इसको एग्जीक्यूट, तो देखते हैं क्या होता है। अब मैं पहला नंबर पुट करता हूँ 4, दूसरा पुट कर देता हूँ 6। तो अब देखिए, आप देखिए सिंपल 10 लिखा नहीं आ रहा, अब आ रहा है एडिशन इज इक्वल टू 10। अब ये लिखा अच्छा लग रहा है ना। इसी तरह आप प्रिंट के अंदर ये इस तरह डबल कोलन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो वर्ड भी लिखना चाहें। ओके, मिसाल के तौर पर मैं वर्ड यहाँ पर सम ही लिख देता हूँ सिंपल। तो पहला प्रिंट, दूसरा, तो सम इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, ये बात पर कंफ्यूज नहीं होना। ये वाला जो सम है ना वर्ड, ये वेरिएबल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये वाला ये सिंपल टेक्स्ट है। डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना, ये सिंपल टेक्स्ट है। आप यहाँ पर मेरा नाम फरासत भी लिख देंगे ना, तो उसको नहीं पता कि ये क्या है, वो तो एज अ वर्ड कंसीडर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं वैल्यू 3 + 3 करवा दी तो फरासत इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, ये एज इट इज वर्ड प्रिंट होता है, लेकिन ये जो नेम है ना, ये वेरिएबल का नाम ही एग्जैक्ट आपने यूज करना है जिसमें वैल्यू स्टोर हुई हो। ओके, तो ये सम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया डिटेल से कि किस तरह से हमने 2 नंबर का सम करवाया। इसी तरह सब्ट्रैक्ट करवाना हो तो सिंपल, कोई बात मुश्किल नहीं है। सेकंड प्रोग्राम यही है ना सब्ट्रैक्ट करवाने का। तो सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए क्या करेंगे, आप खुद ही सोचना क्या करेंगे हम। सबसे पहले एक वेरिएबल इनपुट दो, ये तो पक्की बात है ना कि 2 इनपुट करवानी है, तो ये 2 स्टेटमेंट तो पक्की हैं कि ए और बी। ठीक है, वेरिएबल का नाम भी यही रहने देते हैं। अब ये सम है, इसको हम नाम रख देते हैं, सब्ट्रैक्ट लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट। ओके, सब्ट्रैक्ट लिख देते हैं, और इसका नाम भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट की वैल्यू 0 रखी है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट लिख दिया, लेकिन यहां पर भी प्लस की जगह माइनस करना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, प्लस की जगह माइनस हो गया। अब यहां पर भी सब्ट्रैक्ट ही लिख देता हूं, सब्ट्रैक्ट। ओके, लेकिन यहां पर मुझे नाम चेंज करना होगा। क्या मैंने बताया ना, जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो रही है उस वेरिएबल का नाम अपने प्रिंट में यूज करना है। ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट, स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं, सब्ट्रैक्ट। एक सेकेंड, ओके, अब ठीक लिखे गए आई थिंक। तो सब्ट्रैक्ट लिख दिया। आपने ये बात ध्यान रखनी है कि अगर छोटों में लिखे हैं ना, जो वेरिएबल आपने यूज किया एग्जैक्ट वही वर्ड आपने यूज करना है, सेम टू सेम। ओके, अब इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। सिंपल क्या किया, बस प्लस नाम चेंज किया वेरिएबल का, यहाँ पर ऑपरेटर चेंज किया है और ये चेंज किया है। यहाँ पर इज इक्वल टू भी लगा ही देता हूँ, अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैं अब इसे प्ले करता हूँ। देखिए, मैं जैसे प्ले करूँगा सबसे पहले नंबर को इनपुट करवाएगा। एक पहली लाइन चली, पहला नंबर इनपुट हो गया, उसके बाद दूसरी लाइन चली, दूसरा नंबर इनपुट हो गया। अब तीसरा क्या हुआ, ये वाली चीज़ें वो शो तो नहीं करवाएगा, लेकिन बैक पर ये चीज़ें हो चुकी हैं कि यहाँ पर वैल्यू आई पहली, फिर दूसरी, फिर दोनों माइनस होके इसमें गई सब्ट्रैक्ट वाले वेरिएबल में, और इस स्टेटमेंट में आके वो सिंपल प्रिंट हो गई। ठीक है, इसी तरह आप मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, मैं वेरिएबल का नाम मल्टीपल रख देता हूँ, चले MUL रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वेरिएबल का नाम मल्टीपल रख देता हूँ, और यहाँ पर क्या करूँगा, मल्टीप्लाई का साइन। एक बात याद रख लें कि ये जो हम यूज़ करते हैं ना, ये क्रॉस का साइन, ये हम आम जो होती है ना बुक वगैरह, हम उसमें यूज़ करते हैं। लेकिन कंप्यूटर में मल्टीप्लाई करने के लिए एक्स का सिंबल यूज़ नहीं होता, हम यूज़ करते हैं स्टेरिक सिंबल।
ठीक है। और स्टैटिक का सिंबल आई थिंक मेरे तो 8 के ऊपर शो हो रहा है, तो शिफ्ट 8 दबाएंगे तो वो आ जाएगा। देख लीजिए कि जहां भी लिखा हुआ शिफ्ट दबाकर वो लिखा जाएगा। तो ये जो स्टैटिक का सिंबल है ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। ओके, वेरिएबल का नाम मैंने MUL रखा है, तो यहाँ पर भी MUL रख देता हूँ। तो अब मैं इसे कर देता हूँ प्ले। ओके, अब प्ले हो गया। और इसके अब किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करवाएं, चले 35, ठीक है, पहला नंबर 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट। अब देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 70 क्यों लिखा है? आपने सोचा ये सब्ट्रैक्ट क्यों लिखा है? उसको नहीं पता कि ये जो कॉलम में वर्ड लिखा है ये क्या है, उसने तो एज अ वर्ड ही कंसिडर करना है। आप इसका नाम सब्ट्रैक्ट भी रख देंगे ना तो सब्ट्रैक्ट ही लेगा, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो जवाब आया उसने वो एज इट इज प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसका नाम मल्टीपल रख देता हूँ कि मल्टीप्लीकेशन का जवाब आया, मल्टीप्लीकेशन। ओके, मल्टीप्लीकेशन पर इसका अब मैं देखता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 16, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 16। ओके, ये बात मैंने खुद ये गलती की है ये सब्ट्रैक्ट लिख के, कि आपको समझ आ जाएगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखा है, ये फर्क पड़ता है कि यहाँ पर वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है। यहाँ पर जो वेरिएबल यूज होगा उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो एज इट इज आउटपुट में आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन का। इसी तरह आपने डिवीजन का करवा देता हूँ आपको, DIV नाम रख दिया, या कुछ भी नाम अपनी मर्जी है ना, जो भी रखना चाहें, DIV डिव रख दिया। और यहाँ पर डिवीजन का क्या साइन होता है, ये वाली बार। ओके, और यहाँ पर भी DIV, और इसका नाम क्या रखूँ मैं, डिवीजन ही रख देते हैं कि डिवीजन। ठीक है, चलिए डिवीजन लिख दिया। अब इसको मैं कर देता हूँ एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट क्या करने से पहली लाइन चलेगी वो पहले लेगा। पहला नंबर मैं 15 रख देता हूँ, दूसरा नंबर मैं 5 रख देता हूँ, मैं उसको एंटर करता हूँ। तो देखें डिवीजन क्या आई, डिवीजन आई है 3, जवाब 3 आ रहा है ना, ठीक है ना। तो आंसर क्या आना है इसका 3। तो इस तरह वो जवाब आपको देगा। लेकिन जवाब एक और बात गौर करें, वो जवाब पॉइंट्स में दे रहा है, पॉइंट्स में दे रहा है, क्यों, फ्लोट वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डिव की वैल्यू मिसाल के तौर पर यहाँ पर 0 अगर मैं यहाँ पर ख़त्म भी कर दूँ तो फिर देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कोई आ रहा है इस पर इफेक्ट या नहीं। ओके, तो फिर भी 3.0 ही आ रही है। ठीक है, वो ज़रा प्रीसाइज वैल्यू बताने के लिए आपको वो बता रहा है कि इसमें इस तरह से ये आ सकती है कि इसकी इतनी एक्यूरेट वैल्यू है, इसलिए ये पॉइंट में जवाब आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ समझ आ गई। हमने कितने प्रोग्राम्स के लिए, हमने 2 नंबर्स को ऐड भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। अब आता है किसी भी 2 नंबर को डिवाइड करने के बाद जो नीचे रिमाइंडर आता है ना, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अब वो देखते हैं। उसके लिए बहुत सिंपल है, एक हम सिंपल वो यूज करेंगे, एक और क्या कहते हैं सिंबल, उसके लिए रिमाइंडर निकालना है ना। तो सबसे पहले रिमाइंडर नाम का REM रख देता हूँ मैं एक वेरिएबल। ठीक है, नंबर तो ये 2 इनपुट होने इसलिए मैंने ये लाइन लिख के रख ली है सिंपल, ये 2 इनपुट हो गए। अब यहाँ पर भी मैं REM नहीं रख देता हूँ वेरिएबल के, मैं रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल। अब मल्टीप्लिकेशन प्लस का सिंबल भी पता है, माइनस का भी पता है, डिवीजन का भी पता चल गया, लेकिन ये रिमाइंडर लिखने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, उसके लिए यूज होता है परसेंटेज का सिंबल। मैंने तो 5 पर लिखा हुआ है तो 5 पर ही होता है इन सबके, तो शिफ्ट 5 दबाना है। तो जैसे मैंने शिफ्ट 5 दबाया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है, शिफ्ट 5 पर यहाँ पर क्या आया, शिफ्ट 5 पर यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल आ गया। अब यहाँ पर मैं रिमाइंडर लिख देता हूँ, रिमाइंडर नाम रख दिया, और वेरिएबल का नेम भी वही रखना है एज इट इज जिसमें वैल्यू स्टोर हो रही है। ठीक है, अब मैं इसमें कर देता हूँ इसको प्ले। अब मैं जैसे प्ले करूँगा तो हम करवाते हैं 15, ठीक है, और उसके बाद मैं करवा रहा हूँ उसको डिवाइड 5 से। तो रिमाइंडर क्या होता है कि डिवाइड करने के बाद अगर जवाब वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो कोई ना कोई आंसर आ जाता है ना नीचे, तो वो जो नीचे आंसर होता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो जब आप खुद ही गौर करें कि जब 15 को 5 पे डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर क्या आता है, तो 5 3 15, ठीक है, तो रिमाइंडर नीचे 0 होता है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आता है, तो आंसर देखिए 0 आ गया, देखा आपने, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ओके, ये बात समझ आ गई। इसको हम एक और बार प्ले करवाते हैं जिसमें मैं इस बार लेकिन 17 लिख देता हूँ, 17 डिवाइडेड बाय मैं 5 कर देता हूँ। तो अब देखिए आपको पता है कि 5 3 15, तो रिमाइंडर पीछे क्या बचा, 2 बचेगा ना। तो आप देखते हैं जैसे मैं एंटर करता हूँ तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये रिमाइंडर वाला भी प्रोग्राम हो गया।
ये बात समझ आ गई आपको? ये 3-4 प्रोग्राम आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब मैं चलता हूँ एक और प्रोग्राम की तरफ, जो कि है कि फाइंड राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ टू नंबर। ठीक है, कि किसी भी नंबर को मैक्सिमम के लिए। अब यहाँ पर यूज आएगा इफ कंडीशन का। अब इफ कंडीशन कैसे यूज की जाती है वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है इफ, एक होता है एल्स। इफ का वर्ड हमें पता ही है क्या होता है, अगर। ठीक है, तो इस पे नहीं जाना कि इसका मतलब क्या है। इफ का मतलब अगर, उसने तो एग्जैक्ट यूज किया हुआ था इसलिए हमें पता चल रहा है। ठीक है, जिस तरह इस वक्त यहाँ पर फॉर है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए होता है ना। तो ठीक है, तो इसका, लेकिन यहाँ पर तो ये लूप है, तो लूप का तो बिल्कुल ही मतलब चेंज हो गया कि रिपीट करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर एक रिजर्व वर्ड है इफ नाम का, जो कि यूज होता है कंडीशन लगाने के लिए। अगर ये कंडीशन है तो ये स्टेटमेंट चल जाए। ठीक है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट चल जाए। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो स्टेटमेंट चल जाए, अगर ये है तो ये चल जाए। अब इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं उसी प्रोग्राम में। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये वाले दो नंबर, ये जो दो स्टेटमेंट्स है ना, ये हम लिखी रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नंबर बार बार इनपुट करवाने पड़ रहे हैं। तो दो नंबर हमने देखना है ना कि उनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है। उसके लिए हम लगाते हैं इफ की कंडीशन। इफ का सिंटैक्स क्या होता है, इफ, फिर लगाते हैं हम ब्रैकेट, और फिर लगाते हैं कि ए, अगर ए ग्रेटर देन है बी के। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन है बी के, उसके बाद ब्रैकेट, यहाँ पर लगाना है कोलन। कोलन क्यों? अब ये देखें, यहाँ पर एक बात और गौर करनी है आपने। गौर किया क्या? मैंने बताया था कि अगर हम फॉर यूज कर रहे हैं या इफ वगैरह यूज कर रहे हैं, तो जब उससे नीचे लिखना है, उसकी बॉडी में एंटर होने के लिए आपको टैब का बटन प्रेस करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने डिस्टेंस के अंदर अंदर लिखना है। ओके, तो अगर ए बड़ा है बी से, तो क्या करें, हम यहाँ पर करवा लेते हैं प्रिंट करवा दो भाई। अगर ए बी से बड़ा है तो यहाँ पर प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवाना है कि ए इज फर्स्ट नंबर इज मैक्सिमम। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये प्रिंट करवा दो। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, तो फिर हमें लिखनी पड़ेगी एल्स। अब एल्स को आपने इसकी बॉडी के अंदर नहीं लिखना, एल्स को आपको बाहर ही लिखना पड़ेगा। बैक स्पेस दबाएंगे तो एल्स लिख देना हमने, एल्स। अदरवाइज क्या करना है, अदरवाइज मैं एंटर करता हूं यहां से। अब एल्स की बॉडी के अंदर फिर हमें लिखना पड़ेगा, तो मैं फिर टैब दबाऊंगा। ठीक है, ये इफ एल्स ये स्टार्टिंग पर लाइंस के रहेंगे, इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे ना वो हम थोड़ा सा डिस्टेंस दे के लिखेंगे। तो एल्स के अंदर हम क्या प्रिंट करवा देते हैं कि जाहिर सी बात है, जब पहला नंबर मैक्सिमम नहीं है तो फिर दूसरा नंबर मैक्सिमम होगा। यही हो सकती है ना कंडीशन कि एंड सेकंड नंबर इज मैक्सिमम, अदरवाइज सेकंड नंबर इज मैक्सिमम। मैं इसको करवा के दिखाता हूं आपको। ये देखें, वो एक एरर दे रहा है। अब एरर देखिए क्या दे रहा है। एरर ये दे रहा है कि इफ के खत्म होने पर मैंने कोलन सिंबल लगाया, लेकिन एल्स के बाद नहीं लगाया। तो एल्स के लिए भी मुझे यहाँ पर कोलन का सिंबल लगाना होगा। अब मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। देखा, मैंने बताया ना, एक छोटी छोटी गलती मैटर करती है। अब ये पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी। पहला नंबर क्या मैं देता हूँ, 2 दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर मैं दे देता हूँ 3। अब खुद ही बताएं कि जब इफ यहाँ पर ये स्टेटमेंट चलेगी तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर इज मैक्सिमम लिखा आएगा या वो एल्स में जाकर ये आएगा। अब फर्स्ट नंबर 2 है तो सेकंड नंबर क्या है 3। तो जब वो ए की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी और बी की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी, तो क्या ए बड़ा है बी से? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 2 छोटा है यार बी से। तो इफ वाली स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं चलेगी। इफ की जो बॉडी है वो नहीं चलेगी, वो आएगा इफ। अगर ये तो चीज हुई नहीं है तो वो एल्स में आ जाएगा। तो एल्स में जब वो आएगा तो ये चीज प्रिंट करवा देगा कि नंबर इज मैक्सिमम। ओके, मैं अब एंटर करता हूं तो देखते हैं क्या लिखाता है। देखा, लिखा आ गया ना नीचे, सेकंड नंबर इज मैक्सिमम। अब मैं इसको करवाता हूं फिर से स्टार्ट। अब मैं पहले की वैल्यू 5 रख देता हूं, दूसरी की वैल्यू 1 रख देता हूं। तो अब जब देखें 5 की वैल्यू ए की जगह 5 आ गया, बी की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। तो कंडीशन क्या ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। तो वो सिर्फ इफ वाली बॉडी का एग्जीक्यूट करवा देगा, एल्स नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि एल्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। एल्स तब एग्जीक्यूट होता है जब इफ गलत हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूं तो क्या लिखा आ रहा है, फर्स्ट नंबर इज मैक्सिमम। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज मैक्सिमम लिखा आ गया।
तो ये सिंपल बात समझ आ गई कि किसी भी दो नंबर्स का आपने अगर मालूम करवाना है कि क्या वो कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा है, तो वो इस तरह करवा सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इज मैक्सिमम ग्रेटर। अगर इसी तरह आ जाए कि क्या जो नंबर आपने इनपुट करवाए क्या वो नंबर इक्वल है या नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आप सिंपल यहाँ पर कंडीशन चेंज कर देंगे, इक्वल की कंडीशन लगा दें। सिंपल सी बात है ना कि अगर a इज इक्वल टू बी है तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पर ये मैसेज दे देता हूँ, अदरवाइज एल्स में क्या होगा, नॉट इक्वल। सिंपल। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर मैंने कंडीशन चेंज कर दी। अब मैं इसको करवाता हूँ प्ले। अब पहला वो कह रहा है इज इक्वल टू। हाँ, अब यहाँ पर एक और बात समझ लें, इन दोनों में डिफरेंस, ये इज इक्वल को का साइन वो इज इक्वल टू क्यों नहीं समझ रहा, वो इसलिए क्योंकि प्रोग्रामिंग में ये जो होता है ना, यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको, इज इक्वल टू का साइन ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। ठीक है, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, और जो होता है डबल इज इक्वल टू का साइन वो होता है इक्वल के लिए। ठीक है, ये होता है किस चीज के लिए, इक्वल के लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या मतलब, किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए। जैसा कि हमने ये यहाँ पर वो सम वाला नहीं किया था कि सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए और प्लस की बी की जो ए प्लस बी करने से जो वैल्यू आ रही थी वो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा था, असाइन करवा रहा था इन दोनों के आंस को सम के अंदर। ठीक है, इन दोनों का सम इसको असाइन करवा रहा था, तो इसलिए हम इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं प्रोग्रामिंग में। आमतौर पर हम जो मैथ में यूज करते हैं वो इज इक्वल टू का साइन यही है, लेकिन प्रोग्रामिंग में इज इक्वल टू का साइन ये नहीं होता, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इज इक्वल टू का साइन कौन सा है, ये वाला डबल इज इक्वल टू, मतलब एग्जैक्टली इक्वल टू इसका मतलब होता है। तो प्रोग्रामिंग में हम ये देखें, उसने एरर दे दिया कि यहाँ पर मुझे नहीं समझ आ रही है क्या साइन करवाया, असाइन ही हमें यहाँ पर डबल इज इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। तो मैं इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब लग गई कंडीशन। ओके, अब कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले पहला नंबर मैं करवा देता हूँ 1। ठीक है, दूसरा नंबर मैं करवा देता हूँ 4। मैंने क्यों करवाया, जानबूझ के करवाया ताकि कंडीशन रोंग हो। रोंग ही होगी ना, क्योंकि 1 क्या ए बी के इक्वल है, नहीं, क्योंकि ये 1 है ये 4 है। तो इफ की कंडीशन चलेगी, नहीं चलेगी, क्यों, क्योंकि कंडीशन ही गलत है। तो वो सीधा आएगा एल्स में और वो कह देगा नॉट इक्वल। तो मैं जैसे एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, यहाँ पर नॉट इक्वल आ रहा है। ओके, ये बात समझ आ गई कि नॉट इक्वल आ गया। इस तरह आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। ये 2 नंबर का सम मैंने आपको बता दी। अब कुछ हम करते हैं फार्मूले वाले। कई बार आपको कह देते हैं कि इस एरिया कैलकुलेट करो, कई बार आपको कह देते हैं कि इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो। तो सिंपल आपको फार्मूला आना चाहिए और इनपुट वाली स्टेटमेंट आनी चाहिए, बहुत इजी है। तो अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ कर देता हूँ इसको मैं डेल। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम एरिया ऑफ स्केयर कर लेते हैं। ठीक है, हम एरिया ऑफ स्केयर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करवाते होते हैं, उसके लिए इस लाइन की हमें जरूरत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए सिर्फ लेंथ। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एल, चले रख देते हैं, इसका कैपिटल एल मैं नाम रख देता हूँ और इसका नाम का क्या रख देता हूँ, एंटर लेंथ ऑफ स्केयर। ठीक है, एंटर लेंथ ऑफ वन साइड लिख देता हूँ क्योंकि वन साइड की लेंथ चाहिए ना हमें, वन साइड ऑफ स्केयर, SQAUR। ओके, तो ये मैंने एक वेरिएबल एल नाम का लिया, इंटीजर, जिसमें हम वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। लेकिन हो सकता है क्योंकि लेंथ वगैरह हम पॉइंट्स में भी लेते हैं, तो आप इंट की जगह सिंपल यहाँ पर फ्लोट लिख दें। ठीक है, अच्छा लगेगा क्योंकि पॉइंट में लिखना है ना, तो इसलिए हम फ्लोट यूज कर लिया। ओके, अब हम लिखते हैं एक वेरिएबल, जाहिर सी बात है, एक वेरिएबल जिसमें एरिया स्टोर होना है, तो वो भी एक वेरिएबल चाहिए ना, तो उसका नाम रख देते हैं एरिया नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू 0 रख देते हैं। जिसमें ज्यादातर आपने वैल्यू स्टोर करवानी है ना, जो वेरिएबल आपको चाहिए जिसमें एट द एंड में जाके रिजल्ट स्टोर होना है, तो उसको जब आपने डिक्लेयर करवाना है तो कोशिश स्टार्टिंग पर आपने उसमें 0 वैल्यू स्टोर करवा देनी है, ऐसे ही, ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना रहे उसमें। ओके, अब मैं लिखता हूं यहाँ पर एरिया का फार्मूला।
एरिया लिखना पड़ेगा, एरिया इज इक्वल टू, मैं स्केयर का लिख रहा हूं तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब मैं यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ये तो हम वैसे लिखते हैं उसमें मैथ वगैरह में। कंप्यूटर को भाई उस वेरिएबल का नाम बताना पड़ेगा जो आपने एज अ लेंथ यूज किया है। आपने वेरिएबल कौन सा यूज किया, एल यूज किया है, तो कैपिटल एल, फार्मूला क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो स्टैटिक और फिर लेंथ। ओके, ये क्या हुआ कि एक फार्मूला क्रिएट हो गया कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब हम इसको सिंपल प्रिंट करवा देते हैं अगली लाइन में, अगली लाइन में इस वेरिएबल को हम प्रिंट करवा देते हैं। लेकिन प्रिंट हम वैसे नहीं करवाएंगे, हम उसी तरह इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख के ताकि अच्छा लगे हमें। एरिया इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर कोमा लगाएंगे इन्वर्टेड, फिर वेरिएबल का नेम लिखेंगे। ओके, अब मैं इसे करवाता हूँ एग्जीक्यूट। तो मैं जैसे इसे एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो देखिए क्या आया, लेंथ, एंटर द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्केयर। तो कौन सी आ गई, 5 आ गई। 5 को कर देता हूं मैं यहाँ पर एंटर। जैसे मैं एंटर करूंगा क्या होगा, 5 की वैल्यू यहाँ आएगी, मल्टीप्लाई होकर एरिया में गई, आगे लाइन में एरिया इज इक्वल टू जवाब आ जाएगा, सिंपल। तो आंसर क्या आ रहा है, एरिया इज इक्वल टू 25.0 की वैल्यू क्यों आ रही है ये भी गौर करें, क्योंकि मैंने फ्लोट यूज किया है, वैसे भी एक्यूरेसी के लिए वो यूज कर रहा है। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 25 आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं 7 रख देता हूँ, तो जैसे मैं 7 रखूंगा तो 49 आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल एरिया का फार्मूला। ठीक है, कि एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करना था। लेकिन जब हमने रेक्टेंगल मालूम करना है तो तब क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तो हमें विड्थ भी मालूम करनी पड़ती है। तो इसलिए हम 2 स्टेटमेंट लिखते हैं इनपुट की। तो मैं ये कॉपी करके एक बार दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेकेंड लाइन पर यहाँ पर एक और इनपुट की स्टेटमेंट, ये लेंथ के लिए एल का वेरिएबल यूज किया है, इसके लिए मैं चलिए कैपिटल डब्ल्यू का कर लेता हूँ। और यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ेगी, एंटर लेंथ की जगह लेंथ, और यहाँ पर एंटर विड्थ लिख दूंगा। ओके, एंटर विड्थ लिख दिया। ओके, एरिया इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ जो होता है रेक्टेंगल वो क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो सिंपल मल्टीप्लाई विड्थ में फिर वही सिंपल वर्ड नहीं लिखना, जो वेरिएबल आपने यूज किया विड्थ के लिए वो लिखना है, तो कैपिटल डब्ल्यू लिखूंगा। ठीक है, बाकी ये सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि एरिया ऐसे प्रिंट होना है। तो अब मैं इसे करवाता हूँ प्ले। तो जैसे मैंने प्ले किया तो सबसे पहली लाइन चली एंटर लेंथ, वो कह रहे हैं। ठीक है, तो लेंथ बाई 4 है। ठीक है, 4 लेंथ है। इसके बाद इसे एंटर करता हूँ तो अब वो विड्थ पूछेगा, सेकेंड लाइन चली है ना, तो विड्थ क्या हो गई, चले 5 कर देता हूँ। ठीक है, 5 डिफरेंट होती है ना, अगर सेम नहीं कर सकते, वो एक प्रोग्राम में और बताता हूँ जिसमें हम इफ कंडीशन यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें ये आ गई, इसको मैं करवा लेता हूँ एंटर, तो एरिया इज इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, ये समझ आ गई। ये सिंपल मैंने एक और वेरिएबल को ऐड किया है और ये करवा दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज आती होती है, क्या, कि यहाँ पर लेंथ में अगर कर देता हूँ 4, ठीक है, अब यहाँ पर मैं विड्थ 4 कर देता हूँ, लेकिन क्या मैं विड्थ 4 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि हम तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर रहे हैं और रेक्टेंगल में तो लेंथ और विड्थ कभी बराबर ही नहीं होती। लेकिन अगर मैं विड्थ बराबर कर दूं और एंटर कर दूं तो वो तो जवाब दे रहा है, तो उससे तो पता ही नहीं है कि ये स्क्वायर है या नहीं, उसने तो सिंपल दे दिया। ठीक है, हम तो लेकिन उसका लिख रहे हैं रेक्टेंगल का। तो हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर लेंथ इज इक्वल टू विड्थ है तो वो कैलकुलेट करवा दे एरिया किसका, वो करवा दे स्क्वायर का। ठीक है, अदरवाइज वो एरिया प्रिंट ना करवाए। ठीक है, तो अब मैं वो करके दिखाता हूँ आपको। हम सिंपल पता क्या करेंगे, ये जो है ये इनपुट तो होनी है, लेंथ भी इनपुट होनी है, विड्थ भी इनपुट होनी है, और ये एरिया का फार्मूला भी लगना है। हम इफ की स्टेटमेंट लगाते हैं, यहाँ पर इफ लगाते हैं और उसमें क्या लिखते हैं कि इफ लेंथ इज इक्वल टू विड्थ, ठीक, यहाँ पर कोलन, और इसकी बॉडी के अंदर मैं क्या लिखूंगा, अगर लेंथ इज इक्वल टू विड्थ है देन एरिया ऑफ स्क्वायर, देन प्रिंट करवा लेता हूं, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट में लिख देता हूं, डबल कोटेशन के अंदर लिख दूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, एरिया का वेरिएबल यूज करवा दिया। लेकिन अगर वो नहीं यूज हो रही तो फिर से बॉडी से बाहर आ गए, यहाँ पर एल्स लिखेंगे, एल्स के आगे कोलन,
और फिर इसकी बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे, प्रिंट और डबल कोटेशन लगा के एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा कोमा फिर एरिया, तो इस तरह आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ये चीज़ आ गई। ओके, अब इसको प्रोग्राम को समझें। सबसे पहले इनपुट हुई ये एरिया, कंडीशन क्या है कि अगर तो जो यूजर ने इनपुट दिया है अगर तो वो बराबर है तो वो बता दे कि एरिया इज स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि बराबर है तो वो बताएगा ना कि एरिया की वैल्यू, ये एरिया ऑफ स्क्वायर शो हो जाए वैल्यू। अदरवाइज अगर बराबर नहीं है तो जाहिर सी बात है एरिया तो फिर भी प्रिंट करवाना ही करवाना है, तो वो किसका बन जाएगा, वो रेक्टेंगुलर का। क्यों? क्योंकि उसमें लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होती, तो कंडीशन रॉन्ग होने पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं इसको करवाता हूँ एंटर। अब पहली मैं लेंथ क्या करवाता हूँ 4, दूसरी क्या करवाई 4, और इसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया 16। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि लेंथ और विड्थ बराबर है, वो समझ गया कि इसके इफ की कंडीशन लगी है तो ये आ गया। अब मैं इसको करवाता हूँ फिर से प्ले। अब मैं क्या करवाता हूँ 4, सेकेंड नंबर करवा देता हूँ 5। तो अब क्या होगा, ये कंडीशन इफ की गलत हो जाएगी, एल्स में जाकर ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, तो वो कहेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ये। इस बार प्रोग्राम समझ गया कि इसने ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर प्रोग्राम आता है, इसी में थोड़ी सी चेंजेस करनी है कि भाई प्रोग्राम एक बनाओ जिसमें एरिया ऑफ स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए, हाँ, तो उसके लिए क्या कि अगर लेंथ और विड्थ बराबर हो तो एरिया प्रिंट हो जाए, अदरवाइज वो कहे कि भाई लेंथ एंड विड्थ इज नॉट इक्वल, कि लेंथ और विड्थ बराबर नहीं है, तो कंडीशन ये वाली तो सेम ही रहेगी, ये सेम ही रहेगी ना, क्योंकि लेंथ अगर बराबर है विड्थ के तब वो एरिया प्रिंट करवा दे। अदरवाइज इसमें तो हमने रेक्टेंगल का प्रिंट करवा दिया ना, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर मैसेज आए, यहाँ पर लिखा आ जाए कि लेंथ इज नॉट इक्वल टू विड्थ, ये मैसेज लिखा आ जाए, लेंथ इज नॉट इक्वल टू विड्थ। ओके, लेंथ इज नॉट इक्वल टू विड्थ, ये लिखा आ जाए। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखते हैं। अब मैंने प्ले किया 4 और यहाँ पर लिख देता हूँ 5, तो अब क्या होगा, ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, वो एल्स में आएगा, तो एल्स में सिंपल वो कह देगा कि लेंथ इज नॉट इक्वल टू विड्थ, ठीक है, ये एरर आ जाएगा। या सिंपल अगर आपको कह देते ना कि एरर का मैसेज डिस्प्ले करवाएं, तो वो सिंपल आपने एरर का मैसेज डिस्प्ले करवा देना है। ये देखिए इसमें मैं करवा दिया 6, इसका नाम 7, तो एरर आ गया, सिंपल। ओके, ये एरिया वाले जितने भी थे ना मैंने डिटेल से करवा दिया। अब जितनी भी कंडीशंस बन सकती थी, ये एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, और अगर वो कह देता है एरर का तो एरर करवा दें, अदरवाइज एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट करवा दें। अब राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल का फाइंड करने के लिए क्या होता है आप खुद ही सोचें, सर्कल का फार्मूला क्या आता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो अब आप सोचें एक और बात, तो उसके लिए हमें क्या इनपुट करवाना पड़े, कितनी चीज़ें इनपुट करवाने की जरूरत है। पाई की वैल्यू तो हमें पता है 3.14 होती है। आर, हाँ आर रेडियस है, वो तो हमें इनपुट करवाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए एक वेरिएबल यूज़ करेंगे हम रेडियस का, तो उसका नाम मैं रख देता हूँ, चले रेडियस का कैपिटल आर रख देता हूँ नाम, ठीक है, कैपिटल आर। यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ एंटर रेडियस, ठीक है, एंटर रेडियस कर दिया। और उसके बाद वैल्यू स्टोर कहाँ होनी है, वैल्यू स्टोर होनी है एरिया के अंदर, वो यही है, लेकिन एरिया का फार्मूला चेंज करेंगे हम। अब आप पाई का सोचने बैठ जाएंगे, पाई में किस तरह से लिखूं, तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की, आप सिंपल उसकी वैल्यू लिख दें 3.14 मल्टीप्लाई स्टेरिक पाई आर स्क्वायर था ना। अब आर स्क्वायर का क्या मतलब है कि आर को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर लिखने की भी इतनी कम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं, सिंपल आर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। आर, अब ये देखिए यहाँ पर मैं एक गलती कर रहा हूँ, क्या यहाँ पर मैं स्मॉल आर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर कैपिटल आर, क्या वो समझ जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपने बड़ा आर यूज किया है तो बड़ा आर यूज करें, अगर आपने छोटा किया है तो छोटा यूज करें, लेकिन एग्जैक्ट वही यूज करना है, कैपिटल आर फिर स्टेरिक फिर कैपिटल आर, ठीक है। अब एरिया क्या आ रहा है 3 पाई आर स्क्वायर आ गया चीज, ठीक है ना। अब मैं कंडीशन को भी सिंपल रिमूव कर देता हूँ, कंडीशन की तो जरूरत ही कोई नहीं है यहाँ पर, तो इसको मैंने क्या कर दिया, कंडीशन को भी यहाँ से खत्म कर दिया। अब मैं इसको कर देता हूँ, ये देखिए अब आ गया। अब मैं यहाँ पर प्रिंट क्या करवाऊंगा, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, और यहाँ पर कोमा लगा के उस वेरिएबल का नेम जिसमें कैलकुलेट हो रहा है एरिया, ठीक है। सिंपल क्या करेंगे, एक रेडियस इनपुट करवा रहे हैं, उसको फार्मूला लिखा है और उसमें वो इंसर्ट हो गया। अब मैं प्ले करवा देता हूँ, तो मिसाल के तौर पर रेडियस है 4, तो वैल्यू क्या आ गई
50.24। ये कैसे आई, उसने आर को आर से मल्टीप्लाई किया, उसको 3.4 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको प्रिंट करवा दिया। इसी तरह अगर आपको कह देते हैं कि ट्राइंगल का करें, तो ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे, हमें हाइट और विड्थ चाहिए ना, 2 बार इनपुट करवाएंगे। उसका फार्मूला क्या आता है, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो 1/2 की जरा बजाय आप लिखेंगे 0.5 लिख दें, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने बटे में ही लिखना है तो आप एक बात याद रखें, डिवाइड करते वक्त आपने उस चीज़ को ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2, फिर ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पर, तो या 1/2 इस तरह लिखें। जब कोई चीज़ बटे में लिखनी है तो तब ब्रैकेट्स में लिख दें, अदरवाइज आप पॉइंट में यूज़ कर लेंगे तो वो ईजी रहेगा, ओके। और बाकी एट दी एंड आपने सिंपल यहाँ पर ट्राइंगल लिख देंगे और यहाँ पर एरिया करके ट्राइंगल का आप जो एरिया है वो कैलकुलेट करवा देंगे। लेकिन 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 अब एक प्रोग्राम अक्सर जो आता है वो पता क्या होता है, उसमें वो कह देता है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें ट्राइंगल ही ले लें कि ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट हो, ठीक है। लेकिन अगर तो यूजर जो है वैल्यू माइनस में पुट कर रहा है लेंथ की या हाइट की, तो जाहिर सी बात है लेंथ और हाइट तो माइनस में नहीं होती, तो वो कोई एरर मैसेज शो करवा दे। अगर वो नहीं कर रहा तो सिंपल क्या करेंगे, वो सिंपल पुट करवा दे, उसकी एरिया पुट करवा दे, ठीक है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है 2 चीज़ें चाहिए, एक बेस होती है, तो बेस के लिए मैं बी के वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ और इस लाइन को मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और बी की जगह बेस और दूसरा वेरिएबल हाइट का है तो उसका नाम हाइट दे दिया। यहाँ पर रेडियस की जगह मैं इसको नाम दे देता हूँ एंटर बेस का और यहाँ पर मैं क्या देता हूँ हाइट का एंटर हाइट। हम वो करने जा रहे हैं, ठीक है, प्रोग्राम ट्राइंगल वाला। लेकिन कंडीशन क्या है कि लेंथ अगर माइनस में पुट कर देता है तो फिर गलत कर दें। तो फार्मूला सबसे पहले तो वो लगाऊंगा। फार्मूला क्या है, जैसे कि आपको बताया कि 0.5 यूज़ करूँगा मैं। 0.5 मल्टीप्लाई बेस के लिए वेरिएबल यूज़ किया बी स्टैटिक और हाइट के लिए हमने यूज़ किया एच। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्रिंट हो गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर लगेगी इफ की कंडीशन। अब देखिए दोनों में से एक भी चीज़ नेगेटिव हो गई ना तो जवाब क्या एरर देगा। क्यों? क्योंकि ना बेस माइनस होनी चाहिए तो ना होनी चाहिए क्या चीज़ है, ना बेस माइनस होनी चाहिए ना हाइट माइनस होनी चाहिए, ओके। तो कंडीशन क्या लगेगी, डबल लगेगी। अब डबल इफ कंडीशन कैसे यूज़ करते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले लगेगी पहली इफ लगाते हैं कि इफ जो पहला वेरिएबल है बी। अब देखिए इसमें ये नहीं लिखते कंडीशन में कि बी इज नॉट नेगेटिव। अब ये एक बात सोचें कि मैथ में कोई भी चीज़ जब हम कहते हैं नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि वो 0 से छोटी है, ठीक है। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ क्या है वो 0 से बड़ी है, ठीक है। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि बी ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बी पॉजिटिव है, ठीक है। बी ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि बी पॉजिटिव है। तो क्या इससे काम चल जाएगा कि बी पॉजिटिव है? हमें तो चाहिए कि बी भी पॉजिटिव होना चाहिए और एच भी पॉजिटिव होना चाहिए। जब ये दोनों पॉजिटिव हो तो तब क्या हो, तब एरिया प्रिंट हो। अदरवाइज दोनों में से एक भी नेगेटिव आ जाए तो क्या हो, क्या होना चाहिए, तो तब एरर प्रिंट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम इफ के अंदर एक और इफ लगाते होते हैं। जब भी इफ के अंदर हम इफ लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ, मतलब इफ विद इन एन इफ, ठीक है। इफ के अंदर एक और इफ, तो एक और इफ लगाएंगे हम कि क्या किया इफ। अब ये भी इस तरह नहीं लिख देना स्टार्टिंग पर, उसकी बॉडी के अंदर लिखना है, ठीक है। बॉडी के अंदर लिखेंगे इफ। ये एक चीज बता दी कि अगर जो बी है वो पॉजिटिव है, ठीक है, एक कंडीशन ट्रू है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर एच बी बड़ा है 0 से, यानी अगर बेस भी पॉजिटिव है अगर हाइट भी पॉजिटिव है, तब दोनों कंडीशंस के ट्रू होने पर यहां पर क्या हो, एरिया प्रिंट हो जाए, ठीक है। यहां पर मैं प्रिंट करवा देता हूं एरिया इज इक्वल टू, एरिया इस तरह नहीं करवाऊंगा मैं, सबसे पहले डबल कोटेशंस के अंदर लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू और यहाँ पर कोलन एंड एरिया, ओके। और लेकिन इफ की यहाँ पर गलती क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोलन लगाना भूल ही गया, तो ये गलती नहीं करनी, छोटी छोटी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी, ओके। तो ये क्या लगा, अब देखिए अगर बी पॉजिटिव है और अगर
हाइट भी पॉजिटिव है, देन प्रिंट हो जाए एरिया। लेकिन 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 अगर यहां पर मैं बता देता हूं, ये जो बाहर वाला इफ है, अगर यही गलत हो जाए तो तब क्या होगा? अगर बी नेगेटिव हो जाए, यानी ये कंडीशन ही सही नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर इसके एल्स में जाना पड़ेगा ना। तो हमें फिर इसकी जरूरत नहीं है कि एच से हमें कंसर्न नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नहीं। चाहे अगर जब बी नेगेटिव हो गया, दोनों में से एक ही नेगेटिव हो गया, तो एरर आना कंफर्म है। तो हम क्या लगाएंगे, ये जो बाहर वाला इफ है इसका एल्स लिखेंगे, इफ का एल्स लिखेंगे यहां पर नीचे लिख देते हैं। तो एल्स क्या है, तो एल्स में प्रिंट करवा दो एरर, ठीक है। प्रिंट क्या करवाएंगे, एरर। प्रिंट मैंने करवा दिया एरर, ठीक है। अब एक और बात ज़हन में आएगी, चले ये जो बाहर वाला है इफ है, इसका एल्स तो ये लिख दिया, लेकिन ये जो इफ है इसका एल्स कहाँ जाएगा? अब इसका यूज, इसके एल्स की क्या जरूरत है वो भी बता देता हूँ। वो इसलिए, मिसाल के तौर पर 3-4 पॉसिबिलिटीज है ना। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि उसने इनपुट की, उसकी जो बेस है वो पॉजिटिव आ गई, ठीक है। बेस क्या है, वो तो पॉजिटिव आ गई, लेकिन नहीं, बेस जो है वो नेगेटिव है, लेकिन जो हाइट है वो पॉजिटिव है। लेकिन जब वो कंडीशन के अंदर आएगा, वो देखेगा बेस इज इक्वल टू, बेस जो है वो तो नेगेटिव है, तो वो इस पूरी ये जो इफ के अंदर बॉडी है ना ये सारी, वो इसको भूल जाएगा। वो कहेगा यही कंडीशन गलत है तो मैं इसके अंदर क्यों जाऊं, ये मुझे चेक करने की क्या जरूरत है। जब यही बॉडी के अंदर वो एंट्री नहीं हो पाया, तो फिर ही वो एच को चेक करता ना। लेकिन यहाँ पर बेस ही गलत हो गई है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर आएगा कि दोनों में से एक माइनस हो गई है, तो एरर प्रिंट हो गया। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि बेस पॉजिटिव, बेस जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। बी आपने पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दी। अब वो बॉडी के अंदर एंटर हो गया। अब जैसे वो बॉडी के अंदर एंटर हुआ, तो उसने देखा एक और इफ लगा हुआ है। तो दूसरा इफ क्या लगा हुआ है, वो कह रहा है कि हाइट जो है वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि बी बेस पॉजिटिव है। जब बेस पॉजिटिव ये बॉडी के अंदर चला गया, तो उसने चेक किया कि हाइट जो यूजर ने ऐड की है क्या वो पॉजिटिव है, तो हाँ वो भी पॉजिटिव है। अब ये देखिए, ये भी इफ ठीक हो गया। जब ये इफ सही हुआ तो इसकी बॉडी के अंदर आ गया। जब ये वाला इफ सही हुआ तो वो इस अपनी ये इस वाले इफ की बॉडी के अंदर आ गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो एरिया प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल एरिया प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब तीसरी सिचुएशन, बेस तो पॉजिटिव निकल आई है, लेकिन ये वाला पॉजिटिव नहीं निकला। तो इस सूरत हाल में इसका एल्स हमें चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस इफ के पैरेलल में यहाँ पर एल्स लिखना होगा, यहाँ पर इसके पैरेलल में, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये इफ की बॉडी के अंदर एक और इफ चल रही है, तो ये इफ इसके पैरेलल है, ये इफ इसके पैरेलल है। इस तरह लिखते होते हैं, ओके ओके। तो इसके एल्स, इसका एल्स भी लिखना पड़ेगा। तो इसके एल्स में हम इसकी बॉडी के अंदर मैं लिखूंगा प्रिंट एरर, ओके। प्रिंट क्या लिखूंगा, एरर, एरर लिख दिया, ठीक है। ये तीनों कंडीशन समझ आ गई ना। अब मैं इसको ना प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये जितनी भी कंडीशन बताते देखते हैं, पहले कोई गलती तो नहीं है, एरर वगैरह तो नहीं है। तो जिस तरह ही मैं इसको रन करूंगा कोई गलती नहीं है। पहली लाइन चली, वो हमसे लेगा क्या, एंटर बेस कह रहा है, तो मैं बेस कर देता हूँ 5, पॉजिटिव एंटर कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद हाइट मैं कर देता हूँ 6, ये भी पॉजिटिव एंटर की है। तो अब खुद ही आप सोचें, जब वो यहाँ पर आया, उसने चेक किया कि बेस हाँ भाई 5 है, तो वो पॉजिटिव है। वो क्या किया, वो इसके अंदर आ गया, अपनी बॉडी के अंदर आ गया। अब बॉडी के अंदर आया तो वो देखा एक और इफ लगा हुआ है, तो यहाँ पर एच की वैल्यू यहाँ पर 6 पुट की है, तो एच 0 से बड़ा है, तो वो आ गया, ठीक है। वो ये भी कंडीशन सही होगी, तो वो इफ अपनी बॉडी के अंदर एक और बॉडी के अंदर आ गया, अपनी बॉडी के अंदर। यहाँ पर सिंपल एरिया, तो यहाँ पर सिंपल एरिया प्रिंट हो जाएगा, ओके हो गया। ये पहली कंडीशन समझ आ गई। अब मैं करता हूँ दूसरी कंडीशन। इस बार हम पता क्या करेंगे, इस बार हम करेंगे बेस को नेगेटिव रखेंगे। बेस को डायरेक्टली पहले नेगेटिव में -6 रख देता हूँ। तो आप खुद ही सोचें कि जब मैंने -6 रख दी और हाइट क्या रख देता हूँ, पॉजिटिव रख देता हूँ, ठीक है। हाइट क्या रख देता हूँ, पॉजिटिव रख देता हूँ। तो आप खुद सोचें कि ये क्या होगा। जैसे वो पहली कंडीशन के अंदर आया कि बी क्या पॉजिटिव है, भाई बी पॉजिटिव है ही नहीं यहाँ पर, तो उससे कोई कंसर्न नहीं है कि इफ के अंदर क्या चल रहा है। जब वो ये कंडीशन ही सही, तो वो डायरेक्ट इफ से यहाँ पर एल्स में आएगा और प्रिंट क्या करवा देगा, एरर। मैं एंटर करता हूँ, तो ये एरर ये वाला चला है, ये वाला एरर, ओके। चले मैं इसका ई ना कैपिटल कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट हुई है या ये वाली। तो देखेंगे यहाँ पर ई कैपिटल आ जाएगा, ओके। तो मैं इसकी वैल्यू -5 थी, इसकी 4 थी, और इसका एरर ये देखा कैपिटल ई, तो ये वाला वर्ड प्रिंट हुआ है, ओके।
ये बात समझ आ गई। दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन करते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या होगा, तीसरी कंडीशन में हम बेस तो पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, लेकिन जो हाइट है वो रखेंगे हम नेगेटिव। हाइट मैंने क्या रख दी, -6। तो अब खुद सोचें क्या होगा। सबसे पहले वो इफ यहां पर आया, इस बार क्या वो बॉडी के अंदर एंटर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि बेस तो पॉजिटिव है ना, तो वो बॉडी के अंदर आ गया। अब उसके अंदर एक और लगी हुई है इफ, वो क्या है, वो इफ ये है कि हाइट भी पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन क्या ये हाइट पॉजिटिव है, तो क्या वो ये वाला इफ इस वाले इफ की बॉडी में जाए, ये वाला इफ अपनी बॉडी में एंटर होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि कंडीशन ही रॉन्ग है। वो चला जाएगा एल्स, और यहां पर ये वाला एल्स और ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये वाली लाइन, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ इसको एंटर, तो देखेंगे स्मॉल ई वाला एरर आ रहा है, ठीक है ना। इसका भी अब मैं EDD कर लेता हूँ। क्यों, ताकि आपको पता चल सके कि यही वाला वर्ड प्रिंट हो रहा है ये वाली कंडीशन रॉन्ग होने पर। इसको मैं करता हूँ प्ले, ठीक है। बेस तो मैंने पॉजिटिव रखनी है, ये मैंने नेगेटिव कर देनी है। तो ये देखा एरर, ये वाली लाइन प्रिंट हो रही है। तो ये प्रोग्राम है कि अगर आपको आ जाए कि आपने एरिया प्रिंट करवाना है, अगर तो लेंथ पॉजिटिव है, लेंथ और विड्थ दोनों पॉजिटिव है, तब एरिया प्रिंट करवा दो, अदरवाइज एरर प्रिंट करवा दो। ये तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन रख दिया। अब मैं दोनों माइनस रख के देखूं, दोनों माइनस रखता हूँ, ये भी -7 ये भी -7, तो तब क्या होगा, तो तब भी एरर ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये पहले वाली कंडीशन ही रॉन्ग होगी, वो डायरेक्ट यहाँ आ गया और उसने एरिया कैलकुलेट करवा दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ओके। आज की जो लेक्चर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ये वाला है कि आपको कंडीशन लगानी पड़ जाए इफ़ के अंदर एक और इफ़ की। तो इस तरह लगाते हैं कि डबल नंबर चेक करना हो तो, ओके। मैंने काफ़ी डिटेल से करवा दिया, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ और प्रोग्राम देख लेते हैं। ये रेक्टेंगल का भी हो गया, एरिया का भी हो गया। अब ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर्स, ओके। मीटर्स यहाँ आना है, मैंने माइल्स लिख दिया, ओके। तो मीटर्स, किलोमीटर तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये बात एक समझ लें, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें भाई किलोमीटर एंटर करवाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है ना। तो वो एक वेरिएबल इनपुट करवाना पड़ेगा ना, तो उसका नाम क्या रख देते हैं, चले KM रख देते हैं, ठीक है। हम रख देते हैं KM, और यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिख देते हैं कि एंटर लेंथ इन किलोमीटर, एंटर लेंथ इन किलोमीटर। ये वाला सारा इफ वाली कंडीशन मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा, KM नाम का एक वेरिएबल जिसमें इनपुट होगी वैल्यू, और उसके लिए स्टेटमेंट शो होगी एंटर लेंथ इन किलोमीटर, ओके। ये लाइन आ गई। अब जाहिर सी बात है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। तो जाहिर सी बात है, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक वेरिएबल रखना है ना जिसमें हमने वो किलोमीटर की वैल्यू स्टोर करवानी है। तो हम एक मीटर नाम का वेरिएबल रख देते हैं कि मीटर्स, तो इसकी मैं वैल्यू 0 रख देता हूँ वैसे। अब मीटर्स का फार्मूला क्या लिखेंगे, मीटर का फार्मूला मीटर्स रखा है ना इसका नाम, तो मीटर्स इज इक्वल टू जो किलोमीटर वैल्यू इनपुट किया ना, उसको वो सिंपल क्या करें 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो सिंपल हमने ये 1000 का फार्मूला लिख दिया, ओके। अब आगे क्या होगा, आगे हमने सिंपल इसे प्रिंट करवा देना है। और क्या करना है हमने, प्रिंट, यहाँ पर लिखेंगे एरिया, प्रिंट मीटर मीटर्स इज इक्वल टू, या लेंथ इन मीटर्स ये लिख देते हैं, लेंथ इन मीटर्स, ओके। लेंथ इन मीटर्स लिखी आ गई। ये डायरेक्ट लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा जिसमें वो वैल्यू स्टोर हो रही है। तो यहाँ पर सिंपल हम मीटर्स लिखेंगे, ओके। क्या हुआ, सबसे पहले एक हमने वेरिएबल असाइन करवाया जिसमें हम इनपुट ले रहे हैं किलोमीटर में और उसको कन्वर्ट करें मीटर में। तो मीटर का फार्मूला क्या आता है, किलोमीटर जो वैल्यू है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैं करवाता हूँ प्रिंट। जैसे मैं प्रिंट करवाता हूँ तो पहली लाइन चली, वो कह रहा है एंटर लेंथ इन मीटर्स, तो एंटर लेंथ इन किलोमीटर्स कह रहा है, तो 5 लिख देता हूँ, ठीक है। अब 5 किलोमीटर में खुद ही पहले कैलकुलेट कर लेना कितने होते हैं मीटर्स, तो जाहिर सी बात है 5000, तो 5000 आ जाएगा। लेंथ इन मीटर्स कैसे हुई, ये किलोमीटर की वैल्यू यहाँ पर 5 आई, 5 यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें गया, इसके बाद उसने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो क्या हुआ, किलोमीटर प्रिंट करवा दिया। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो कि तकरीबन लास्ट वाला यही कर लेते हैं कि एक प्रोग्राम प्रिंट करवाओ जो कि यूज़र से इनपुट करवाए नंबर और वो चेक करे क्या वो
नंबर इवन है या ओड है। तो उसके लिए क्या हो सकता है, सबसे पहले तो हमें नंबर प्रिंट करवाना पड़ेगा। ओके, मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, चले एन रख देता हूँ। ओके, कैपिटल एन। तो यहाँ पर एंटर नंबर लिख देते हैं, एंटर नंबर लिख दिया। ओके, और उसके बाद क्या करता हूँ, इस लाइंस को रिमूव कर देता हूँ, ये जो हमने लिखी हुई है। ओके, एन इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट, ये क्या हुआ है, एक इनपुट नंबर करवा लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगाएंगे, क्या लगेगा, जाहिर सी बात है जब हमें चेक करनी पड़ती है क्या ये है या वो है, तो ऐसे सूरत हाल में हम यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट का। तो इफ की कंडीशन यूज करेंगे। तो किसी भी नंबर का चेक करने के लिए क्या ये ओड है या इवन है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है। देखें, इवन, एक बात याद रखें, कोई भी इवन नंबर है तो आपके ज़हन में क्या आता है, क्या इवन नंबर सारे 2 पे डिवाइड होते हैं? जी हाँ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इवन है। क्या ओड नंबर जो हैं, नहीं, सारे इवन नंबर क्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं उस पर 2 पे? जी हाँ हो जाते हैं। तो जब कोई चीज़ कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है किसी नंबर पर, तो उसका रिमाइंडर क्या होता है? उसका रिमाइंडर होता है 0। ठीक है, तो इवन नंबर के लिए हम कंडीशन लगाएंगे इफ कि ये जो नंबर है n, ठीक है, अगर उसका 2 से रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या है, वो एक इवन नंबर है। तो प्रिंट क्या करवा दें, इवन नंबर। मैं फिर से बताता हूँ ये बात एक बार, ये बात आपने याद रखी है कि नहीं, टैब वाली इफ के बाद लिखते वक्त आपने, इफ या फॉर लिखते वक्त आपने ये यूज करनी है। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ इवन। ठीक है, अदरवाइज एल्स क्या होगी, एल्स यहाँ लिखना है, तो एल्स यहाँ पर प्रिंट करवा दो ओड। ठीक है, एल्स। अब ये देखें, अगर जो नंबर आ रहा है वो पूरा पूरा 2 पे डिवाइड हो रहा है और उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब रिमाइंडर 0 है, जो नंबर आप इनपुट करवा रहे हैं अगर उसको 2 पे डिवाइड करने से उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो क्या होगा, वो इवन होगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा पूरा कंप्लीट पे डिवाइड हो जाएगा। अदरवाइज 0 नहीं आ रहा तो वो खुद ब खुद जाहिर सी बात है वो ओड होगा। इसको मैं करवाता हूँ प्ले। अब वो कह रहा है आपने किया गलती। गलती क्या की, यहाँ पर मैं कोलन लगाना भूल गया हूँ, यहाँ पर कोलन और यहाँ पर भी कोलन। अब मैं करता हूँ फिर से इसको प्ले, अब वो हो गया। अब मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर नंबर, चलें 66 कर लेता हूँ। अब 66 नंबर खुद ही सोचें, क्या ये नंबर क्या है, ये क्या ये 2 पे डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा? हाँ हो रहा है, हाँ 2 पे डिवाइड हो रहा है और कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर 0 होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि 233 से जब मल्टीप्लाई होता है तो 66 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर क्या आता है 0। तो क्या जो हमने प्रोग्राम लिखा है और उसमें जो कंडीशन लिखी है इसकी क्या वो सही हो रही है? हाँ हो रही है। तो क्या हो जाएगा, प्रिंट इवन हो जाएगा। एल्स में क्या आएगा, एल्स में प्रिंट होगा ओड। ठीक है, तो मैंने 66 तो जवाब क्या आएगा, इवन आ गया ना, इवन देखा। ठीक है, अब मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 77 कर दिया। अब 77 है, क्या ये पूरा 2 पे डिवाइड हो रहा है? ना ना नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा। तो इसको मैं कर देता हूँ एंटर। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो जवाब क्या आया, ओड। क्यों? क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स हो गई है। ओके, तो इस तरह ये कंडीशन आपने याद रख लेनी कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है तो वो होगा इवन, अदरवाइज वो ओड होगा। ओके, तो ये था एक प्रोग्राम। ओके, आई होप कि ये जितने भी प्रोग्राम्स मैंने आपको पाइथन के करवाए हैं आपको डिटेल से समझ आ गए होंगे और आपने इन चीज़ों को, वीडियो को बार बार देखना है, प्रैक्टिस करनी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जिनका ये एवेल्युएशन होने वाली है, जिनका भी ये टेस्ट है। ओके, तो मिलता हूँ मैं फिर आपको अगली वीडियो में। इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज़।